क्या ज्योतिष बनने का पैरामीटर वर्ण से है या फिर अंदर व्यवहार से? जितनी आपकी अच्छी साधना होगी उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होगा, उतनी अच्छी नीयत होगी और उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन होगा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं क्या तुम अब क्या नाटक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम कौन अवतार हो? हाँ, जो पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाए वो असुर है। इसलिए आप पुराण में देखोगे कि जो प्रार्थना उनने की उतनी देवताओं ने नहीं की। बिल्कुल। और क्या उसमें राहु का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ज्यादा है? पूरी पृथ्वी पर इस समय राहु का इम्पैक्ट है। तंत्र काम करता है कि नहीं करता? 100% करता है। बट जेन्युइन तांत्रिक ढूंढना बहुत मुश्किल है। पैसे देकर मेरी और आपकी उम्र के लोग बाल सफेद करा रहे हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ राहु। गुरु और शुक्र अगर चार्ट में खराब आ गए, जो प्रोटेक्टर है वही खराब आ गया, अब कौन बचाएगा आपको? सैटर्न राहु केतु जब ये उत्तम होते हैं चार्ट में, तो ये जो आपको पावर देते हैं, ये जो आपको सक्सेस देते हैं, वो अनबीटेबल है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अलग तरह का पॉडकास्ट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर दो ज्योतिष आमने सामने रहेंगे। एक तो हमारे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी, और दूसरी तरफ उनके साथ हैं रजत वाधवा, जिनके पास सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 17 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी एस्ट्रोलोक के साथ शुरू करी और अब वो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एस्ट्रोलोक के मेंटर भी। तो क्या लगता है आप लोगों को, किस तरह के सवाल होंगे? तंत्र विद्या के बारे में, ज्योतिष के बारे में, लग्न कुंडली, या फिर यूं कह लो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कई तरह के सवाल आने वाले हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें आपको पता लगेगी। जय गुरुदेव भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत टाइम से ये चर्चा पेंडिंग थी, तो फाइनली वो मौका मिल गया और बहुत सारे सवाल पूछने हैं। सो एक शब्द जो हमेशा बार बार हम सोचते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, कि रेलेवेंट होना। कुछ खरीदना है तो माँ बाप बोलते हैं कि क्या ये रेलेवेंट है लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में बॉस बोलते हैं क्या ये रेलेवेंट है, क्या तुम्हारा रोल रेलेवेंट है। तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि ज्योतिष का क्या रेलेवेंस है हमारी डेली लाइफ में? हाँ, तो ज्योतिष का तो अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो ज्योतिष का तो रेलिवेंस हर समय पर है, क्योंकि आप रेलिवेंस की जो बात कर रहे हो, वो रेलिवेंस किसके सापेक्ष बात करते हो? आज जो मैं कर रहा हूँ क्या वो रेलिवेंट है? यही बात है जी। या मैं जो सोच रहा हूँ कल वो रेलिवेंट होगा? आज मैं जो चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वो कल रहेगी या रिडंडेंट हो जाएगी? राइट। तो काल की गणना ही ज्योतिष है। तो इसीलिए अगर मुझको ये पता हो कि मैं जो इस समय कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो फिर ये जो रेलिवेंट वाला प्रश्न है मेरे लिए बनता ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ। इसलिए ज्योतिष का जो रेलिवेंस है, मैं हमेशा ही कहता हूँ ये बात, और आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि पहले लाइफ बहुत ईजी थी, आज की डेट में लाइफ बहुत तेज है। तो आप पहले गलतियाँ करना अफोर्ड कर सकते थे, बट आज की डेट में गलतियाँ करना बहुत महंगा है। हाँ। बेसिकली तो इट वर्क्स लाइक अ जीपीएस। अब जीपीएस का क्या रेलिवेंस है? आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली में ही रहते हो इतने सालों से। हाँ। लेकिन कहीं भी बिना जीपीएस के नहीं जा पाते आज की डेट में। बिना गूगल मैप के जाते ही नहीं हो आप। डिपेंडेंसी बढ़ गई है। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपकी, है ना? क्यों? क्योंकि वो आपका समय बचा रहा है, आपको सही रास्ता दिखा रहा है और आपको टाइम पे पहुंचा रहा है। तीनों चीजें कर रहा है वो। राइट। ऐसे ही ज्योतिष जो है जीपीएस की तरह काम करता है। अच्छा। कि एक टॉर्च की तरह है, आगे आगे गड्ढा है, खाई है कि समतल सड़क है, ये बता रहा है। तो आज जब इतनी प्रेशरस सिचुएशन है सभी के जीवन में, तो इसका ज़्यादा रेलिवेंस है। अच्छा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आज भी रेलिवेंट है और कल भी रेलिवेंट रहने वाली, क्योंकि ये पिछले कई हजार वर्षों से रेलिवेंट है। जी। टॉपिक बदल जाते हैं बस रेलिवेंस के। हाँ, ये या फिर हम कहें वो दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले हम किसी और चीज़ में देखते थे रेलेवेंसी और अब किसी और चीज़ में। हाँ, मतलब आज से 200 साल पहले लोग पूछा करते होंगे शायद कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हाँ। क्योंकि उस समय करियर इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुआ करती थी। आज पूछते हैं कि भले ही मेरी टांग कट जाए लेकिन मेरी नौकरी बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, क्योंकि मुझे ईएमआई भरनी है। बिल्कुल। तो जो प्रश्न है जीवन के 7-8 मूल प्रश्न है, वो काल के हिसाब से इधर उधर होते रहते हैं। बट उस समय वो जरूरी थे, इस समय ये जरूरी है, तो हमेशा ही रेलिवेंट रहेगा। हाँ। और हमने ज्योतिष में भी देखा है बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं फ्रॉम प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि पहले शुरुआती दौर में अगर हम बात करें
60 के दशक की, 70 के दशक की, वहाँ पे प्रॉपर एक पंडित जी होते थे जो हाथ से कुंडली गणना करके बनाते थे, क्योंकि तब सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें के गणना करना बहुत आसान है, आपको सामने मिल जाएगा। इस रिजल्ट के आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। करेक्ट। आने वाले टाइम में हमने देखा है कि एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आ रहा है। उसके आने के बाद ज्योतिष में क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ज्योतिष में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आई है। हाँ, तो हर विज्ञान में टेक्नोलॉजी आई है, और जितनी टेक्नोलॉजी ज्योतिष में अभी तक आ चुकी है उससे ज्योतिष को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा आप ही हुआ बताओ। अगर आज आप ज्योतिष सीख पाए तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको गणित बहुत नहीं सीखना पड़ा। अगर मैं आपको 3 साल गणित सिखाता, आप भाग जाते। हाँ, राइट। तो जो जितनी टेक्नोलॉजी आज तक आ चुकी है उससे ज्योतिष को फायदा हो रहा है। हाँ, आगे भी जितनी टेक्नोलॉजी आने वाली है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या कुछ और भी नया भविष्य में क्या छुपा है पता नहीं है, उससे हमेशा लाइफ इजी ही होती है। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है। क्यों? क्योंकि विद्या, जैसे डॉक्टर के केस में मेडिकल में इतनी एआई आ गई, बट फाइनल वर्डिक्ट किसका है? आज भी डॉक्टर का है। ऐसे ही ज्योतिष में एआई, सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर सबके लिए अवेलेबल है, बट हर कोई गणना नहीं कर सकता। हाँ, अब आप सीख गए तो आप पढ़ पाते हो। आज से 3 साल पहले आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था वो। बिल्कुल। राइट। ऐसे ही एआई से अब जैसे हम ही काम कर रहे हैं ऐसे सॉफ्टवेयर पे, जिसमें कि आपको, जो आप अभी ज्योतिष के लिए इतना आप काम कर रहे हो, आपको रेलिवेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आप चार्ट डालोगे, रेलिवेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि इसमें 4 करियर के ऑप्शन है, 2 बीमारी के ऑप्शन है, शादी ऐसी रहेगी। सो देन योर प्रेडिक्शन विल बिकम मोर फाइनर एंड ईजियर, क्योंकि आपको 70% काम तो टेक्नोलॉजी करके दे देगी, और 30% काम आपकी विद्या करके देगी। तो मुझे तो लगता है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें, उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो मैं इतने विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि स्पेशली अब आप देखते ही हो 70 साल की महिला पुरुष पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है गणित करना। हाँ, ये है। और हर किसी का वो एनालिटिकल माइंड भी नहीं है कि वो कैलकुलेशन कर सके। करेक्ट। मे बी वो एनालिसिस कर पाएगा, वो कॉन्सेप्ट्स याद कर पाएगा, बट कैलकुलेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और लेकिन इसका कोई फ्लिप साइड नहीं है, जैसे कि हम जनरली आर्टिकल्स भी पढ़ते कि भाई जिस क्षेत्र में एआई आएगा मैन पावर को रिप्लेस कर देगा। तो इज इट अ थ्रेट कि भाई ज्योतिषियों को भी रिप्लेस कर देगा? बुरे ज्योतिषियों को रिप्लेस कर सकता है। अच्छे ज्योतिषियों को तो कैसे रिप्लेस करें? क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है। राइट। आप गूगल में डालोगे कि मुझे सिर दुख रहा है, आपको गूगल 4 दवाइयाँ बता देगा, बट आप ले पाते हो क्या अकेले उसके कहने पर? नहीं ले पाते। राइट। एंड यू नीड समवन टू टेल, हाँ यार ये वाली ले ले दवाई। राइट। ऐसे ही जो कि ज्योतिषी है नहीं, किसी तरीके के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़े हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया, कोई पढ़ाई, समय नहीं दिया उस शास्त्र को, बन गए ज्योतिषी, उनको तो बुरा असर पड़ेगा। और जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो कि सिंसियर सीकर हैं, उनको बहुत लाभ होगा। अच्छा, आपने बोला अच्छे ज्योतिषी और खराब ज्योतिषी, तो क्या पैरामीटर है? 2-3 पैरामीटर है। एक तो सबसे पहले तो विद्या का ही पैरामीटर है। तो विद्या मतलब आप अपने आप को कोई पद पर कहने के लिए तभी एलिजिबल हो जबकि आपने उस साइंस को समय दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी विद्यालय में ही पढ़ के या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़कर आपने टाइम दिया, बट एटलीस्ट आपने कुछ तो समय दिया हो उसको, 3-4 साल, 5 साल, 2 साल आपने उस विज्ञान को समय तो दिया हो। राइट। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सो जब तक नॉलेज नहीं है तब तक तो फालतू बात है सब कुछ करना। दूसरा क्राइटेरिया है नियत। अच्छा। और तीसरा क्राइटेरिया है साधना। ओके। 3 क्राइटेरिया है मेरे लिए। राइट। नियत मतलब कि आपका इंटेंट अगर सही है तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे, क्योंकि थोड़ा पावर तो रहता है ज्योतिषी के पास कि वो किसी का बुरा कर सकता है, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। गलत एडवाइस देके, गलत रेमेडीज बता के, गलत डायरेक्शन दिखा के, या फिर महंगी रेमेडीज जिसमें उसका लाभ हो वो बताकर, है ना। और तीसरा है साधना, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी साधना होगी उतना ही अच्छा व्यक्तित्व होगा, उतनी अच्छी नियत होगी और उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन होगा। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें मेरे लिए महत्वपूर्ण है हमेशा से। तो जब हम साधना की बात करते हैं तो दैट मीन्स वो स्टेट ऑफ माइंड न्यूट्रल रखता है, वो स्टेट ऑफ माइंड फ्लेक्सिबल रखता है। क्योंकि बहुत बार हम बात करते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, हमें साधना करनी चाहिए, और XYZ जनरेशंस को वो रेमेडी देते हैं। एक्चुअल में साधना क्या है? सो एक्चुअल में तो साधना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट है, हम सब आत्मा है। हाँ। उससे तारतम्य बिठाना स्पिरिचुअलिटी है। जी। चाहे वो किसी भी रूप में बताओ। हो सकता है मेरा ध्यान से हो रहा है, आपका संगीत से हो रहा हो,
हाँ राइट, किसी का गीता से हुआ, मीरा का भक्ति से हो गया, किसी का ज्ञान से हुआ, अर्जुन का युद्ध लड़के हो गया। हाँ राइट, तो सबका अलग अलग तरीके से एक साधना का पथ है या फिर एक ज्ञान का पथ है। जी। तो जो भी चीज आपको स्वयं से साक्षात्कार कराए वो स्पिरिचुअलिटी है, अच्छा, जिसमें आप खुद को समझ पाओ, क्योंकि बेसिकली इट इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर मी। खुद को समझ पाओ मतलब खुद को एक्सेप्ट कर पाओ कि मैं ऐसा हूँ, या फिर उसमें चेंज भी ला पाओ। अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो चेंज अपने आप आ जाता है। राइट, क्योंकि मुझे अगर ये पता है कि मैं कीचड़ में खड़ा हूं तो फिर अपने आप ही दिमाग चलने लगता है कि बाहर कैसे निकलूंगा। मैं ये सोचूं कि मैं सोने की गद्दी पे बैठा हुआ हूं और हूं कीचड़ में, तो फिर कोई बात ही नहीं। हाँ तो एक्सेप्टेंस इज ऑब्वियसली वन। नंबर टू इज हाउ यू सी थिंग्स। अच्छा, जनरली हम अपने ही चश्मे से देखते हैं हर चीज को। तो मेरी जैसी अपब्रिंगिंग है, मेरा जैसा परसेप्शन है, मेरी जैसी शिक्षा है, मेरा जैसा बैकग्राउंड है, मैं वैसे देखता हूँ चीजों को। हाँ, स्पिरिचुअल व्यक्ति दूसरे के तल के हिसाब से देखता है अच्छा, कि, और वो जजमेंट नहीं करता बेसिकली। सो एक जजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। बाकी तो एक बड़ा मसला है, इस पर तो सालों साल बात की जा सकती है। नॉन जजमेंटल होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, जो बीइंग ज्योतिषी। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जब जो जर्नी स्टार्ट करी, बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे। जब हमने साधना की बात करी, मैं अपनी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, और पहले मैं ज़्यादा मंदिर वगैरह जाता नहीं था, ठीक है, वेकेशंस कुछ अलग ही होता था। अब वेकेशंस होता है कि चलो कहाँ पे कौन से मंदिर जा सकते हैं। रीसेंट मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं वृंदावन गया और कृष्ण जन्मभूमि में गया, वहाँ पे मैं 5 मिनट बैठ के चांट कर रहा, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड आज की डेट में ऐसा होता है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो कि मेरे पास जो है वो विद ब्लेसिंग है, और सामने जाके आप कुछ नहीं मांग पाते। इट्स ऑलवेज जीरो, न्यूट्रल। करेक्ट। यू जस्ट कीप चांटिंग। मैं कल महाकाल गया तो बस मैं सामने ओम नमः शिवाय ही कर रहा था, और मेरे मन में कुछ इच्छा नहीं थी कि मेरे को क्या चाहिए। सही बात है। तो शायद वो अपना एक्सपीरियंस है वो साधना का। हाँ, क्योंकि और दूसरा ये ज्योतिषी होने का भी एक्सपीरियंस है। इसका अच्छा। मतलब है कि तुम्हारी यात्रा सही तरीके से चल रही है। उसका रीज़न है, आप दिन भर जब लोगों की इच्छाओं को सुनते हैं तो अपनी इच्छाएं अपने आप ही गिर जाती हैं। क्योंकि आप हर तरीके के व्यक्ति से मिलते हो। हाँ। आप एक सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी से ही मिलते हो, और आप एक 1000, 2000, 5000 करोड़ के या फिर किसी मिनिस्टर से ही बात करते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है समस्या सबकी एक ही है। हाँ, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक्यूमन का डिफरेंस है। और क्वांटम का भी वही बस, एक्यूमन क्वांटम रिस्क कितना बड़ा है। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा, 10,000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 10,000 करोड़ चाहिए। That's it. So then you, after some time, you become neutral. कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वही सही मार्ग है कि जब आप डिटैच होते हो, और यही पूरा पर्पस है। स्पिरिचुअलिटी का भी, ज्योतिष का भी यही पर्पस है कि जब आप डिटैच हो जाते हो तो ही सही मार्ग पर आप आगे बढ़ोगे। और स्पेशली ज्योतिष के अंदर तो डिटैचमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बार बार क्वेश्चन मन में आता है कि क्या हर कोई ज्योतिषी बन सकता है या कॉम्बिनेशन होता है? इसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। मैं कुछ समय पहले किसी से चर्चा कर रहा था, एंड वो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव था, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ण से थे। तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण वर्ण को ही ज्योतिष प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या ज्योतिष बनने का पैरामीटर वर्ण से है या फिर अंदर व्यवहार से है? वर्ण से तो कभी भी नहीं रहा हमारे यहाँ पर। वर्ण तो बने ही इसलिए क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस करता था उस, क्योंकि प्रोफेशन के हिसाब से वर्ण का डिवीजन है, वर्ण के हिसाब से प्रोफेशन का डिवीजन नहीं है। जो इनिशियल बिगनिंग है, जो अब वाल्मीकि जो मतलब महर्षि जिन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि, तो वो तो ब्राह्मण नहीं थे। राइट। और ऐसे हजारों महासंत हुए हैं हमारे यहाँ जो कि ब्राह्मण कुल में पैदाइश नहीं थी जिनकी, बट उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो ज्ञान बांटा, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। तो उल्टा है बेसिकली, जो वर्ण व्यवस्था है वो प्रोफेशन से आई है। अच्छा। ना कि वर्ण से प्रोफेशन आता है। ओके। तो जो ज्योतिष प्रैक्टिस करता है वो ब्राह्मण है ही, ना कि केवल ब्राह्मण को ही ज्योतिष प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा नहीं। और या फिर हम थोड़ा और फिलोसफिकल हों तो कि चारों वर्ण आपके अंदर है, उस टाइम पे आप क्या एक्शन ले रहे हो, अकॉर्डिंगली वो वर्ण में एलोकेशन हो सकता है, ऐसा कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि मैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं कुछ और वर्ण को बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कंसल्टेशन कर रहा हूँ तब मैं किसी और वर्ण को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और आपको अपनी लाइफ में गियर तो चेंज करने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, जैसी व्यवस्था में आप रहते हो वैसे करने पड़ते हैं। और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, एक्चुअल डेफिनेशन तो यही है।
तो मैं उस डिबेट में तो नहीं पढ़ना चाहता कि भाई वो कौन करेगा, मैं तो नहीं हूँ ब्राह्मण जाति से, है ना, बट हाँ कर्म से तो हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मैं बहुत काफ़ी लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम छोटे थे तो हम अपने मदर फादर से पूछते थे कि भाई भगवान कहाँ है, तो वो बोलते थे कि भगवान अंदर है, ठीक है। और हिंदू हमारे स्क्रिप्चर सनातन धर्म में 3 मेजर भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। और तीनों एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है और शिवा डिस्ट्रॉयर है। सो दैट मीन्स वो तीनों क्वालिटीज हमारे अंदर है। करेक्ट। जब मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं तो मैं ब्रह्मा हूं, जब मैं उसको चैनलाइज करके मैनिफेस्ट कर रहा हूं तो मैं विष्णु हूं, जब उसका काम खत्म हो गया उसको बंद कर दिया तो मैं शिवा हूं। करेक्ट। तो आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग पीपल के जस्ट नीड टू बी अवेयर कि वो एनर्जी पॉजिटिव साइड जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्रिएशन दूसरों की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं होना चाहिए। करेक्ट। और शिवा का भी जो स्वरूप है वो डिस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के लिए है। बिल्कुल, कि भाई नया करो, फिर चलो ये हो गया, इसका काम खत्म हुआ, डिस्ट्रक्ट किया एंड देन अगेन गिव अ चांस टू ब्रह्मा। साइक्लिकल है, साइक्लिक है 100%, पूरी लाइफ ही साइक्लिक है। बिल्कुल। अब हमने देखा है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर लार्जली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, ये टेक्नोलॉजी जब जब कुछ नई आई है तो और कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज भी हो ही रहा है। वेस्टर्न में भी लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं भयंकर। बट क्या डिफरेंस है उनकी एस्ट्रोलॉजी और हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारी प्रैक्टिसेस में? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी तो सेम ही है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। अच्छा, क्योंकि उनके यहाँ पर एक तो दशा सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा। दूसरी चीज कि उनका जो पूरा बेस है वो ट्रांजिट है, गोचर है, ठीक है। अब आप ज्योतिष अब प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है कि गोचर तो हम सबसे लास्ट में यूज करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, रिलेशनशिप पे कर देंगे, जनवरी आ रहा है तो ये होगा, फरवरी आ रहा है तो ये होगा, इस न्यू मून में ये होगा, फुल मून में ये होगा। बट टाइमिंग ऑफ द इवेंट विच इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन ज्योतिष, वो उनका बहुत कमजोर है। अच्छा, तो वो टाइम नहीं कर पाते हैं इवेंट को। बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे। हाँ, जैसे कि वो अपन पढ़ते थे ना लिंडा गुडमैन और वो कि भाई, या फिर वो दैनिक भास्कर में या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो राशि फल आते हैं, राइट, वैसा ही है बस उनका। अच्छा, कि वे लिब्रा वालों को ये होगा, इसको ये होगा, उसको ये होगा, मेजरली। और जब इंडिविजुअल चार्ट रीडिंग भी करते हैं तो इंडिविजुअल चार्ट रीडिंग में अगर वो फुल्ली वेस्टर्न ही यूज कर रहे हैं तो उनके पास कोई बहुत मेजर टूल नहीं है टाइम प्रेडिक्ट करने का। बट क्या कोई पॉजिटिव ऐसा है जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक एलिमेंट अडाप्ट करके और रिफाइन कर सके अपने आप को? हाँ, तो जैसे वो जो प्लेस वाइज एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अच्छा, मुझे उसका इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा है, बट कि इस चार्ट के हिसाब से कौन सी जगह, कौन सा देश अच्छा है। ओके, हाँ, वो बहुत अच्छा है उनका। आज की डेट में वो बहुत रेलिवेंट भी है कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है कि कहाँ जाना है, ये वो तो वो एक तो मुझे वो ठीक लगता है उनका। और दूसरा ईयरली प्रेडिक्शन में अच्छा काम उन्होंने किया है, क्योंकि वो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बेसिस पे करते हैं। करेक्ट। तो वो जो एक एनुअल प्रेडिक्शन है वो उनके मेरे हिसाब से वो ठीक है। बाकी तो अपना वैदिक ज्योतिषी या इंडियन ज्योतिषी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती कहीं से कुछ लेने की। बट ऐसा पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे नेपच्यून, यूरेनस जो प्लैनेट्स है जो बहुत दूर है, जिनका ट्रांजिट वन ज़ोडिएक टू अनदर इज कई 100 साल में होता है, तो भी वो यूज करते हैं। हाँ, तो हम तो नहीं करते। हाँ, और हम तो उनको मानते हैं, राइट। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा है, बट साफ है कि वो इतने दूर है कि हमारे ऊपर कोई उनका इम्पैक्ट ही नहीं है, राइट। तो हो सकता है कि पृथ्वी पर इम्पैक्ट पड़ता हो, मतलब हो सकता है कि उनका इम्पैक्ट जो है वो आपका मंडेन एस्ट्रोलॉजी में होता हो, बट जातका में तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता। और हमारा ठीक चल रहा है बिना यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के, हमारे प्रेडिक्शन भी ठीक हो रहे हैं, और आज से नहीं हजारों वर्षों से हो रहे हैं, तो उनका कोई ज़्यादा रेलिवेंस हमको तो दिखता नहीं। इसलिए भी मतलब ऑफ लेट मैंने देखा है काफ़ी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर भी वैदिक काफी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। अरे इतने लोग आते हैं, अब हमसे भी सीखते हैं, आप देखते ही हो, और बाकी अपने इंडिया में तो सब आते ही हैं सीखने, और फिर वो एक मिक्स बना लेते हैं। और अच्छा है कि जब हम एक दूसरे का फूड पसंद करते हैं, एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, आज हम दोनों, मैं तो फिर थोड़ा इंडो वेस्टर्न हूँ, बट आप तो वेस्टर्न ही पहने हो, राइट, तो एक दूसरे का ज्ञान एक्सचेंज करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो वो तो सबका वेलकम है। और हम लोगों ने भी, इंडियंस ने भी, उनका जो ज्योतिष है उसको पहले परखा है, फिर बोला है कि
बेटर है हमारा। ऐसे नहीं बोल दिया कि भाई कि उनका है तो बेकार है। हाँ, दूसरा अब जैसे हमने बात करी हॉरोस्कोप की, मंथली हॉरोस्कोप, डेली हॉरोस्कोप आता है, बहुत सारे यूथ एंड आज की डेट में हर जगह भी लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो जोडियाक प्रपंच है, मान लो अगर मैं सितंबर में पैदा हुआ तो मुझे बोला जाता है कि भाई मैं लिब्रा हूँ, बट मैं हमेशा वैदिक देखता हूँ कि कहाँ मेरी चंद्र राशि आ रही है। करेक्ट। तो उसमें कंफ्यूजन को कैसे हटाया जाए और एक्चुअल में किसको देखा जाए? हिंदी न्यूज़पेपर को अच्छा। क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में वो चंद्र राशि देते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो सूर्य राशि देते हैं। अब सूर्य राशि का बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, सूर्य पूरे 1 महीने एक राशि में रहते हैं। तो अब 1 महीने तक एक राशि में रहेंगे, मतलब 1 महीने में तो हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। हाँ। भारत तो क्या सब बच्चे एक जैसे ही व्यवहार करेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसलिए चंद्र का 2.25 दिन का जो पीरियड है वो ज़्यादा साइंटिफिक लगता है। अच्छा। और उसके अलहदा भी आपको तो पता ही है कि हम तो नक्षत्र पे बात कर रहे हैं, तो नक्षत्र तो एक ही दिन का है। हाँ। और उसमें भी हम चरण में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो 6 घंटे का ही है। बिल्कुल राइट, तो 6-8 घंटे का। तो इसलिए ये तरीका आपको अगर अपना जनरल प्रेडिक्शन भी चाहिए तो मुझे लगता है कि चंद्र राशि और जो नक्षत्र बेस्ड तरीका है वो बेहतर तरीका है रादर देन सूर्य राशि के। अच्छा। उसका प्रभाव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभाव नहीं है, कुछ ट्रेड्स हम देख सकते हैं, कुछ ट्रेड्स है ऊपर मैक्रो लेवल पे, बहुत मैक्रो लेवल, बट मन के लेवल पे वी हैव टू गो विद चंद्र राशि। हाँ, बिकॉज हम जीते तो मन के लेवल। और आपने करके देखा कि नहीं देखा है? बिल्कुल। तो अब आपको फिर मिला होगा कि नहीं? तो मैं तो अब यही जवाब देता हूँ कि भाई ये है, और सामने वाले को भी करेक्ट कर दो, भाई तुम पहले अपना चार्ट दो फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या तुम्हारा मन कहता है। नहीं, और दूसरा बहुत आज की डेट में मैंने ये देखा है कि कल्चरल शिफ्ट बहुत हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले शादी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, आज की डेट में लोग सिंगल रहना चाहते हैं। ठीक है, दे डोंट वांट टू कमिट। किस या क्या ये प्लानिटरी मूवमेंट अक्रॉस ग्लोब पे इम्पैक्ट किसी वजह से पड़ रहा है कि ये क्यों चेंजेस थॉट्स में आ रहे हैं? तो चेंजेस क्यों थॉट में आ रहे हैं? भारत के स्पेसिफिक बात कर रहे हो? भारत के स्पेसिफिक क्योंकि ये कल्चर तो हमेशा से वेस्टर्न में रहा ही है, वी आर जस्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम हमेशा से ही अमेरिका बनना चाहते हैं। मतलब भारत क्या करना चाहता है? जनता, सरकार नहीं। तो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते आए हैं। क्यों करते आए हैं? क्योंकि सालों साल गुलाम रहे। तो ये लगने लगा कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, जो हम कर रहे थे वो तो गलत है। हाँ। और फिर जो राज करता है वो आपके दिमाग को भी पॉल्यूट करता ही करता है, तभी राज कर सकता है आप पर। तो वो आपके शास्त्र को भी पॉल्यूट करता है, आपकी शिक्षा को भी पॉल्यूट करता है, आपकी बुद्धि को भी पॉल्यूट करता है, और आपके एक्शंस को भी पॉल्यूट करता है। तो ग्रेजुअली मेरी जनरेशन हमसे 1 जनरेशन पीछे, 4 जनरेशन पीछे, जो हम लगातार सालों साल गुलाम रहे हैं, तो ये होने लगा कि हमारा जो है वो गलत है और जो दूसरों का है वो सही है। तो अब जब अमेरिका बनना है तो अमेरिका में 50% डिवोर्स रेट है। हाँ। तो अपने यहाँ भी लानी पड़ेगी। और वो हम देख पा रहे हैं। जब आप भी देख रहे हो ये चीज़ की, जब आप आज 15 साल 16 साल के बच्चे का चार्ट जब देखते हो, तो मैं जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो ये है कि सबका फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। दैट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू ग्रो फाइनेंशियली। सबका कोई फॉरेन से संबंध है, एजुकेशन सबका ठीक लग रहा है मुझको, और रिलेशनशिप वाइज देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम। यस। एंड द सेकंड मेजर प्रॉब्लम जो सभी बच्चों के चार्ट में हम देख पाते हैं वो है मेंटल। तो अमेरिका की यही 2 मेजर प्रॉब्लम है। 33% लोग वहाँ डिप्रेशन में और 50% डिवोर्स रेट है। तो भारत अगर आप देखोगे तो जा तो उसी दिशा में ही रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है बट ऐसा ही है। अब जैसा समाज होता जाता है उस तरीके की सोल्स आती जाती हैं। अच्छा। क्योंकि जिसको जो एक्सपीरियंस करना है वो इस समय कूद रहा है, जिसको रिलेशनशिप में अपना कर्मा काटना है वो इस तरफ अब आ रहे हैं दुनिया में। जिनको करियर में काटना था वो मैं उम्र था, आपकी उम्र थी तब आए थे। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा किया है। अब मैं आज के बच्चों को देखता हूँ तो वो अपना बहुत ईजी से भी IIM निकाल लेते हैं। उन्होंने लैंडलाइन का जमाना नहीं देखा, लैंडलाइन नहीं देखी, कैसेट नहीं देखी, उन्होंने वो रील नहीं भरी। राइट, तो वो IIM भी इतनी आसानी से निकाल लेते हैं और अपना दारू भी पीते रहते हैं। और हमारे टाइम पे अगर आपको IIT क्रैक करनी थी, IIM क्रैक करना था, तो आपको सब कुछ ही छोड़ना होता था। बिल्कुल। और इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज गाइडेंस नहीं था बहुत ज़्यादा। तो आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। राइट। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब कि इनडिफरेंट। इनफैक्ट मैं 3-4 चीजें मैंने जो नोटिस करी, दे आर टैलेंटेड बट दे आर ऑल्सो एडिक्टिव।
towards certain things because they are unable to handle their anxiety. करेक्ट, क्योंकि सब कुछ जल्दी चाहिए। बिल्कुल, पेशेंस खत्म हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हर जगह है। हाँ, तो वो चंद्र खराब आ रहा है ना सबका, हाँ, इसीलिए वो नई जनरेशन का चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब और क्या उसमें राहु का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ज्यादा है? पूरी पृथ्वी पर इस समय राहु का इम्पैक्ट है। आप ही की दाढ़ी बढ़ रही है देखो। जो कि मैं रखता नहीं था। तो अब आपको तो मेरा पता ही है कि मैं सबको ही बोलता हूँ, लेकिन आप देखो अब कभी कभी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, मुझको लगता है कि बस मेरी दाढ़ी नहीं है, बाकी सब लड़कों की दाढ़ी है, चाहे वो मैं नीला भी पैदा है, राहु इन्फ्लुएंस्ड। तो ये राहु का इन्फ्लुएंस है बिकॉज इंटरनेट का इन्फ्लुएंस है, स्मोकिंग का, लिकर का, इन सब का, ड्रग्स का, इन सब का बहुत इन्फ्लुएंस है इस समय। तो फिर जब किसी, और ये पूरी पृथ्वी पर ही है, ऐसा नहीं है कि भारत में ही है, इस समय पर पूरी पृथ्वी पर ये इन्फ्लुएंस है, लेकिन सेम टाइम पर गुरु का भी इन्फ्लुएंस बहुत है। बट ऑफ लेट लास्ट 3-4 साल में हम देखा है गुरु हमेशा वीक रहे हैं, स्पेशली पैंडेमिक के आसपास हमेशा से, मतलब पिछले 4 साल में उनका जब जब ट्रांजिट जहाँ जहाँ हुआ है वो वीक ही रहा है। तो उस वजह से शायद राहु का इम्पैक्ट ज्यादा रहा हो। हाँ, और क्योंकि ये 5 साल शनि बलवान रहे हैं ना, मतलब अभी और 1 साल रहने वाले हैं, तो एक मकर का शनि, फिर कुंभ का शनि, तो ये 5 साल सैटर्न, अब सैटर्न बलवान है तो राहु अपने आप ही बलवान हो जाते हैं, क्योंकि राहु की तरह ही तो शनि की तरह ही राहु काम करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के एजेंट है राहु, कि ये जो अपन कर रहे हैं कि रात रात भर जगना और ये सब जो लिकर और ये सब, उसका दंड कौन देगा? वो शनि देंगे। तो राहु आदमी भरते हैं, शनि दंड देते हैं। क्या ये साल मतलब दंड पाने का, क्योंकि ये तो 2024 है, 8 नंबर। मैं तो काफी बोल चुका हूँ, सब लोग अब मुझसे कहते हैं कि अरे सर आप तो, दंड पाने का नहीं है बट न्याय पाने का है, और ट्रांसफॉर्मेशन करने का। हाँ, न्याय अच्छे लोगों को अच्छा है, बुरे लोगों को बुरा है, थोड़ा ऐसा स्ट्रेट है मतलब ये साल। दूसरा जनरेशन का थॉट प्रोसेस मैंने ये भी देखा है, नॉट फ्रॉम कॉलेज गोइंग पीपल, जो 30 साल के भी हैं, 31-30 में हैं, दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर अ फैमिली एक्सपेंशन, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी। क्या ये यहाँ पे किस प्लैनेट, क्या यहाँ पे भी राहु का इन्फ्लुएंस है कि जो सिर्फ महत्वाकांक्षी है और फैमिली ओरिएंटेड नहीं है? असुर है राहु। असुर का बेसिक नेचर क्या होता है? जीतना, एक दूसरे को काटना और मेरा पेट भरा रहे। हाँ, तो असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब है जो सुर में नहीं है। सुर का मतलब क्या है? जो लय में है वो सुर है। असुर का मतलब ये है कि मी फर्स्ट, पहले मुझे दो, मुझे देवता मानो, मुझे भोजन दो, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, उसके बाद आगे की कहानी होगी कि माँ बाप का क्या करना है, बच्चों का क्या करना है। तो इम्पैक्ट के कारण लोग, ये बात सही है कि फैमिली एक्सपेंशन नहीं करना चाहते, उसमें कुछ फियर भी है। फियर इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, उम्र उतनी है नहीं, तो यहाँ से इतनी समझदारी है नहीं, बट पैसे मिल रहे हैं बहुत, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ समझदारी आपसे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक 24 साल का लड़का है, उसकी तनख्वाह मान लो 3-4 लाख रुपए महीना है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे यार ये तो इतना बड़ा मैनेजर है तो ही मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, बट उसका जीवन का अनुभव तो मात्र 23 साल का ही है यार, विजडम नहीं है पर्सनल लाइफ को मैनेज करने। करेक्ट। तो अब उसका वो तो इंटरनली जानता है कि मैंने अभी लाइफ में केवल 23 साल देखे हैं, 24 साल देखे हैं, तो उससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आरूढ़ के हिसाब से ठीक है, बट लग्न के हिसाब से जब वो सोच रहा है तो बोल रहा है यार मैं कैसे करूंगा ये मैनेज, मेरा अभी खुद का ही कोई अता पता नहीं है, पैसे जरूर मुझे मिलने लगे हैं, टाई पहन के ऑफिस जाने लगा हूँ, मेरे खुद का दिमाग पे काबू नहीं है, पत्नी भी ले आऊँ, बच्चा भी ले आऊँ, मैं करूँगा कैसे मैनेज। वो फियर के कारण लोग एक्सपांड नहीं कर रहे परिवार। बट क्या उनको थोड़ा सा पुश करके डायरेक्शन दे सकते हैं? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे आसपास, क्योंकि मैं यंग जनरेशन ही काम करती है, कुछ कुछ जगह मैंने देखा कि आफ्टर सीइंग माय प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सम पीपल आल्सो गॉट इन्फ्लुएंस एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, बट वो एक हद तक है, क्योंकि मैंने 4 साल में ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने कुछ कुछ पुराण भी पढ़े, जहाँ पे ये पॉइंट भी मैं डिस्कस करना चाहता था कि हम कितना ज़्यादा वेस्टर्नाइज इन्फ्लुएंस है कि हमें मूवीज़ बाहर की पसंद है, और आज की डेट में तो बाहर की मूवीज़ में भी कहीं कहीं क्लिप में गीता दिखा देते हैं। बाहर के नॉवेल्स पसंद है, एंड मैं हमेशा यंग जनरेशन को बोलता हूँ कि हमारे पुराण में इतनी स्टोरीज है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, विष्णु पुराण में फ्रेंडशिप का रेलेवेंस बताया गया कि जहाँ पे 2 इंस्टेंस है, एक बार कालीनाग होता है जहाँ पे कालीनाग कृष्ण को जकड़ लेते हैं और कृष्ण मूर्छित होने का नाटक कर रहे हैं,
और बलराम, बाकी सब परेशान है, बलराम उनको बोलते हैं मतलब इंट्यूटिव टेलीपैथिक के थ्रू कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुम ऐसा नाटक कर रहे हो, तुम जागो, और वो एकदम से अवेकन होते हैं और उनको परास्त कर देते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, प्रलंब नाम का असुर आता है, वो बलराम को ऊपर आकाश में ले जाता है और बलराम बोलते हैं बचाओ बचाओ। तो फिर कृष्ण बोलते हैं क्या तुम अब क्या नाटक कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम कौन अवतार हो। सो इट क्लियरली शोज कि जब आप प्रॉब्लम में हैं, आपका फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट है आपको पुल बैक करने के लिए, टू मेक यू अवेकन कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है। करेक्ट, वेरी ट्रू। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्टोरीज क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बस उसी प्रपंच में घूम रहे हैं कि भाई हम तो मूर्ति पूजन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कभी हुआ था कि नहीं हुआ था। वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर ओन कल्चर। That's true. That is very unfortunate. Again, the reason is same. And the most important reason is films. हाँ, क्योंकि फिल्म्स में या सीरियल्स में इन सब चीज़ों को दकियानुसी बताया जाता रहा है कई वर्षों से। और जो पेरेंट है वो खुद भी दकियानुसी मानता आया है। हाँ, राइट। जैसे आज आप पेरेंट हो, आज -4 ईयर, -4, तो जब तक आप इसमें नहीं आए थे तब तक आप एक अलग रजत थे, अब आप एक अलग रजत हो। तो आपको भी फीडिंग तो वही थी कि अरे ये तो सब फर्जी बातें हैं, अपना मेहनत करो, ये करो वो करो, और कॉर्पोरेट लाइफ में एक दूसरे के कंधे पे चढ़ो, गोली मारो तभी जीतो। अब आपको जब अवेयरनेस आई है तो अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा सही डायरेक्शन में चले, राइट, यही चाहते हो। लेकिन उसका जो सोशल सर्किल है वो जब तक पूरी तरीके से नहीं बदलेगा आप भी फेल हो जाओगे, राइट। तो अब आपके और आपके बच्चे के बीच में टसल रहेगी। आप बोलोगे कि भाई ये तुम्हारा तरीका अपने कल्चर को सूट नहीं करता, लेकिन बच्चा, अब जब हम भी बच्चे थे, बच्चे मतलब जवान थे, जवान तो मतलब आज भी हैं हम, बट यूथ थे जब, तो माँ बाप की बात ज़्यादा समझ में आती थी कि दोस्तों की, दोस्तों की। करेक्ट। तो वो दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है कि जब तक एक बड़ा शिफ्ट नहीं आएगा, ऑलरेडी शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि देखो जब स्ट्रेस पीक पे होता है तो फिर आदमी को अपने आप ही सेल्फ इंस्पिरेशन से ही भगवान का रास्ता दिखता है। जैसे वो बोलते हैं ना, जब दवा काम नहीं करती तो दवा काम नहीं करती, और दवाएं बहुत कम काम कर रही हैं तो दुआओं पर ज़्यादा आना पड़ रहा है। और आज अपने इंस्टीट्यूट में देखो, आप भी तो यहाँ पढ़े हो, कितने एजुकेटेड लोग हैं, IITians हैं, आप जैसे लोग हैं, इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, सब पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जनरेशन में ये एक्सपीरियंस स्ट्रेस का पीक बहुत जल्दी देख लिया। तो अब वो उस चीज़ का सॉल्यूशन, जो नॉर्मल पैटर्न हमें सिखाया गया था उससे तो हुआ नहीं कि बार में चले जाओ, वैकेशन पे चले जाओ, वो उससे तो नहीं हुआ। तो नाउ ऑल दिस पीपल आर बेसिकली फाइंडिंग आंसर्स कि कैसे करूँ यार, जीना तो है। दैट्स व्हाई दे आर कमिंग बैक टू द रूट। दैट कुड बी द रीजन फॉर यू ऑल्सो। और आई थिंक तुम भी तो इसीलिए, बिल्कुल। और जैसे मेरे को हमेशा लगता है कि जो 80s की जनरेशन है वो बीच की है, ठीक है? हम तो कहीं के भी नहीं। हाँ, हमने लैंडलाइन का जमाना भी देखा और मोबाइल का ट्रांजिशन भी देखा है, वो भी 5G। करेक्ट। हमने ये भी देखा है कि कब मतलब फैमिली में सरकारी नौकरी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और हमने ये भी देखा है आज की डेट में लोग फॉरेन सेटलमेंट के लिए ज़्यादा भाग रहे हैं। करेक्ट। तो वो बहुत ही मतलब एक्साइटिंग स्पेस रहा है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है या जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है। आई ऑलवेज से कि गो एंड रीड, ठीक है? पढ़े ही नहीं है ना किसी ने। सारे पुराण कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में, सारे पुराणों में जो भक्त है वो गॉड से, भगवान से, शिव से, विष्णु से क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप बोल रहे हो तो प्रूव करो कि ऐसा क्यों है। करेक्ट। और भगवान प्रूव कर रहे हैं। इतना ज्यादा ओपन माइंड कहाँ से हो सकता है? और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी कोई तो ग्रंथ तो नैरेटिव है ही नहीं। बिल्कुल। मोनोलॉग कहीं नहीं है। मोनोलॉग तो कहीं है ही नहीं। ट्रू। और अगर मतलब आज की यूथ को अगर बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं कि लाइफ में स्पिरिचुअल गुरु होना बहुत ज़रूरी है। क्या हर कोई बना है स्पिरिचुअल गुरु की अवेकनिंग और ब्लेसिंग के लिए, या फिर वो चार्ट में होता है? गुरु तो होना चाहिए। अब गुरु स्पिरिचुअल हो तो अच्छा है। अच्छा, दैट इज द फर्स्ट P1, प्रायोरिटी 1। P1, बिकॉज स्पिरिचुअल गुरु कोई एक क्षेत्र का गुरु नहीं है, राइट? तो वो जीवन का गुरु है। तो इन सभी क्षेत्र जो है, मान लो हेल्थ है, वेल्थ है, करियर है, XYZ जो भी रिलेशनशिप है, इन सभी क्षेत्र के ऊपर जीवन है। तो स्पिरिचुअल गुरु तो उनके लिए जो ओवरऑल कप्तान है, ठीक है, P1 एज यू सेड।
बट वो नहीं है तो कोई तो गुरु होना चाहिए, है ना, जो कि आपको, जिसकी बात आप बिना बुद्धि लगाए मान सको। सी द प्रॉब्लम इज कि हर चीज में बुद्धि लगाने से गलती हो जाती है। इतनी बुद्धि है ही नहीं, इतनी बुद्धि है नहीं, हर चीज में लगानी पड़ती है। पहले जैसा सोशल कल्चर है नहीं कि आपके पास 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं, 25 दोस्त हैं, तो हर काम के लिए हर व्यक्ति के पास पहले आदमी था एक्सपर्ट, और खास घर का आदमी, राइट, कि यार रजत को फोन कर दिया तो ये काम तो निपट जाएगा, भूल जाओ। तो इतनी एक्सपर्टीज हमारे पास है नहीं। तो एटलीस्ट हमारे पास ऐसा तो कोई होना चाहिए जिसको, जो बोले कि आलोक कूद जा, तो आलोक कूद जाए। बट हर किसी को मिलता नहीं है। क्योंकि वो चार्ट में 2% लोगों के ही कॉम्बिनेशन होता है। कैसे दिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने जितना आपने पढ़ा है कि भाई गुरु जुपिटर प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, Correct. और जुपिटर प्लैनेट गुरु बृहस्पति के चार्ट में अलग अलग स्टेट होते हैं। करेक्ट। तो किसको गुरु, गलत गुरु मिलेंगे या किसको ब्लेसिंग मिल जाएगी? हाँ, गलत गुरु का पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो जल्दी मिल जाते हैं, है ना। असली गुरु तो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो नवांशा में 9th हाउस में पाप ग्रह, स्पेशली राहु, अच्छा या जन्म लग्न में 5th और 9th में राहु हो तो गलत गुरु मिलते हैं। अच्छा, मतलब कि ऐसे गुरु मिल सकते हैं या ऐसे टीचर मिल सकते हैं जो कि एक्चुअली ठीक नहीं हो आपके लिए। ओके। और फिर अगर जन्म लग्न में लग्नेश का संबंध 9th हाउस से है, गुरु का संबंध 9th हाउस से, पंचम से या लग्न से है, गुरु का संबंध आत्मकारक से है, और नवांशा में गुरु का संबंध आत्मकारक से, लग्न से या केतु से है, तो आपके जीवन में गुरु मिलते हैं। अच्छा, नवम स्थान में शनि होने से भी गुरु मिलते हैं, अच्छा, ऐसा लेकिन क्यों? वो देवी के स्वरूप में मिलते हैं। देवी के स्वरूप में क्यों? क्योंकि शनि का माँ है काली, अच्छा, 9th हाउस गुरु का है। शनि सबसे मेलेफिक माने गए, लेकिन वैराग्य के लिए सबसे बड़े ग्रह हैं। हाँ, क्योंकि दुख बहुत झेला। दुख देखकर वैराग्य देते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है कि, और मेरे खुद के चार्ट में भी है, मेरे चार्ट में थोड़े बहुत दूसरे कॉम्बिनेशन भी है, बट आई सी दिस कॉम्बिनेशन एज ए मोर प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन, कि भक्ति तो 9th हाउस से आती है। हाँ, उसमें जो ग्रह बैठेगा उसकी भक्ति आपको करनी रहती है। अच्छा, तो आपको आपके गुरु से मिलाने के लिए भी वो जो ग्रह 9th में बैठा है उसको तो पकड़ना पड़ेगा। अगर वो गलत ग्रह है तो उसको उतारना पड़ेगा, अगर वो सही ग्रह है तो उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पकड़ के आपके गुरु के पास लेके जाएगा। और गुरु ज्योतिष के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेल्थ 2nd हाउस, पंचम बुद्धि, संतान, भाग्य, लाभ, दशम सबका ही कारक है। तो इसलिए होना तो चाहिए। जब गुरु मिलते हैं तो मैंने देखा है बहुत लोग शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हो गया पॉजिटिव साइड। और कई लोगों के चार्ट में ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी उतनी होती है कि वो शिद्दत के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं। रैडिकल अगर हम बोल रहे हैं, अगर वर्ड को बोल सके, रैडिकलाइजेशन, वो किस राहु की वजह से होता है? राहु पर गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव गुरु पर हो, अच्छा, तो वो रेडिकल बनाता है। अच्छा, So, नेगेटिव राहु- साइड में। हाँ, राहु क्या करता है, राहु का एक ही पर्पस है, हर तरीके की बाउंड्री को तोड़ देना। ओके, राइट, यही पर्पस है। तो भक्ति की बाउंड्री को भी तोड़कर उन्माद की स्थिति में ले जाता है वो। अच्छा, जैसे आपका सनातन है, आप बोलते हो कि भाई मेरा ठीक है, तेरा भी ठीक है, ओके, राइट, Right. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बृहस्पति। इफ आई एम मेडिटेटिंग, यू आर डांसिंग, यू आर ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। क्योंकि दोनों ब्लिस में अलग तरीके से। तो अपना मार्ग क्या, बृहस्पति का मार्ग क्या है, जो जैसा कर रहा है वो बस शांत रहे, आनंद में रहे, बेटर है। हाँ, राहु का मार्ग क्या है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम सबको फोर्सली करना पड़ेगा, और हम इसको सब बाउंड्री तोड़ के ऊपर तक करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज ए रेडिकल प्लैनेट, और इसीलिए एक पर्टिकुलर धर्म में ही ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, दूसरा हम ये हमेशा बोलते हैं, हमने ये पढ़ा कि कुछ प्लैनेट्स मेलेफिक होते हैं या फिर तामसिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सात्विक है, कुछ रजस है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर जगह सत्वी हो? तो सोएंगे कैसे? अब सत्व का मतलब क्या है? मेलेफिक का क्या रेलेवेंस है लाइफ में या ब्रह्मांड में, और पॉजिटिव का, बेनिफिट का क्या है? दोनों का रेलिवेंस है बैलेंस बनाने के लिए। अच्छा, आप पुराण में काफ़ी आपने अब रिसर्च कर ली है, तो आपको पता ही है कि शिव जी जो है वो दोनों तरफ है,
बिल्कुल। शिव जी ने कभी भी एक तरफ का नहीं कहा कि मैं देवताओं की समान तरफ। दृष्टि है समान दृष्टि है उनकी, क्योंकि देवताओं के साथ में असुरों की भी आवश्यकता है, तभी इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में बैलेंस बन सकता है। उसका रीजन है, अगर आप केवल सात्विक सत्वा ही सत्वा है आप, तो फिर आप 24 घंटे ब्लिस में ही रहना चाहते हो, लेजी हो जाते हैं बेसिकली। तो आपको कुछ जीतना नहीं है, हाँ। तो आपको कर्म लेवल पे कुछ करना नहीं है, और आप सो भी नहीं पाओगे, ठीक है, और ना ही रिप्रोड्यूस कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि आप सेक्स करने का भी मन नहीं होगा। तो सत्व का आवश्यकता है, रजस की आवश्यकता है। रजस की आवश्यकता भी इसलिए आवश्यकता है कि भाई, क्योंकि बुध और शुक्र की आवश्यकता है कि नहीं आपको, बिल्कुल। तो वही लक्ष्मी भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। और तमस की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कभी ना कभी तो आपको दृढ़ संकल्प करके बैठना पड़ता है कि आज जीतूंगा तो या मतलब हराऊंगा। एक तरह से मतलब इनोवेशन मेलेफिक प्लैनेट्स करते जिद, हैं। कोई भी घटना देखो आप, उसके लिए पैशन कह लो आप, चलो, है ना, पैशन हो, ऑब्सेशन हो, ये मेलेफिक प्लैनेट देते हैं, जुनून। और क्योंकि बृहस्पति या मरकुरी उनको क्या मतलब, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मन की हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो और अच्छा, मतलब तुम भी खुश हम भी खुश। हाँ, मुझे भोजन मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो और अच्छी बात है, आज प्रभु नहीं चाहते। लेकिन संसार वैसे नहीं चलता। तो संसार में हर आदमी को रोल है। हाँ। तो आपको तामसिक व्यक्ति इसलिए भी चाहिए, नहीं तो आपको लेबर ही नहीं मिलेगी। करेक्ट। कौन उठाएगा वो पत्थर आपका घर बनाने के लिए, तो वो भी चाहिए। आपको राजसिक इसलिए चाहिए कि अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। और सात्विक इसलिए चाहिए क्योंकि ये दोनों जब फैलेंगे तो इनको संभालेगा कौन। इनको बैलेंस करने के लिए सात्विक लोगों की आवश्यकता है। तो तीनों के बिना संभव ही नहीं है। असुरों की बहुत आवश्यकता है। अरे अब जब विलन ही नहीं है तो हीरो का क्या, कौन पूछेगा हीरो को, आप बताओ। बिल्कुल। तो विलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो असुर भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और आप पुराण पढ़ते हो, आपने देखो हर जगह पर असुर भारी पड़े हैं, इनफैक्ट ज्यादातर जगह पर। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ परमात्मा की प्रार्थना की कि नहीं की। फर्क सिर्फ ये है कि वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गए, ठीक है। वही असुर है जो मी फर्स्ट है। हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए अवतरण लेना पड़ा। जो पावर को डाइजेस्ट नहीं कर पाए वो असुर है। इसलिए आप पुराण में देखोगे कि जो प्रार्थना उनने की उतनी देवताओं ने नहीं की। बिल्कुल। करोड़ों साल तक प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान आते हैं, उनको एक वरदान देते हैं। वरदान देने के बाद वो वरदान का ही भगवान के खिलाफ ही मिसयूज करने लगते हैं। ये जो कुबुद्धि है कि जैसे ही उसको पावर मिली वो गुरु को या प्रभु को ही अपने से कमतर समझ लेना, ये असुर है। तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो फिर आप किसी के एक्सपीरियंस से कैसे सीखोगे। असुर आपको ये बताते हैं या बुरा व्यक्ति आपको ये बताता है कि ऐसा नहीं बनना, एग्जाम्पल सेट करता है कि नहीं करता कि यार ऐसा नहीं करना यार, ये जो कर रहा है, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर सेविंग ईयर्स ऑफ टाइम फॉर अस। तो मैं तो दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने पुराण की बात करी, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, भोग की तरफ नहीं जाना चाहिए। और मैं लोगों से बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कुछ कुछ स्तुतियाँ करने पे, मतलब हर जगह चैप्टर्स में प्रार्थनाएं आती हैं, आखिरी में ये स्टेटमेंट होता है कि जो भी इस स्तुति को पढ़ता, सुनता, सुनाता है उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि कोई एक डायरेक्शन सही नहीं है और दोनों ही जरूरी हैं। दोनों जरूरी हैं। और हमारा एक सिलसिलेवार प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ एवोल्यूशन है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में मेरे लिए मोक्ष हो। कामना हो सकती है बट प्राप्ति हो ये जरूरी नहीं है। और मोक्ष कैसे देखते हैं चार्ट में फिर? क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि जो बता सके कि भाई, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं बट वो साथ में पूरे होने चाहिए बेसिकली, कि ये इस मनुष्य का आखिरी जीवन है, मतलब आखिरी हाँ, ये तो होता ही है कॉम्बिनेशन, बट मुझे नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट पे मुझे वो बताना चाहिए। डिटेल्ड है वो, क्योंकि डिटेल नहीं है, मतलब कि क्या होता है कि ज्ञान पात्र को देना चाहिए। ये ऋषि पराशर ने चैप्टर नंबर 1 में लिखा है जी। तो अब जब आप इस तरीके से, मान लो आज मैं एक पब्लिक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मोक्ष का क्या कॉम्बिनेशन है, तो वो बात सही नहीं। सब छोड़कर वही देखने लग जाएंगे। फिर आदमी इसी में ही लग जाए और फिर उनको तो पता नहीं देखना कैसे है, और फिर वो तकलीफ हो जाएगी उससे। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी इज ए मोड ऑफ लेजीनेस। अच्छा, कि अरे अपना तो मोक्ष ही हो रहा है,
या जैसे आपके पास भी अब लोग आते होंगे ना कि भैया अब तो राजयोग मेरा तो एक्टिव हो रहा है, तो अब तो घर सोऊंगा मैं। अब तो घर सोएगा तो थोड़ी राजयोग एक्टिव होगा भाई। तो इसलिए वो चीज़ है। बट आप पहले तो स्पिरिचुअल होने के कॉम्बिनेशन, फिर भक्ति के कॉम्बिनेशन, फिर नवांशा और D12 में कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे पता चलता है कि वो कि मोक्ष होगा, आत्मज्ञान होगा, या फिर केवल आदमी खा पी के मर जाएगा। और नेक्स्ट ट्रेवल किस लोक में कर रहा है, इस ट्रेवल में किस लोक से आया है। अच्छा, ये सब भी ये पता तो चल इजी है, सकता मतलब ये इजी है। इजी पीसी। आपने बोला राजयोग, एक एग्जांपल दिया कि किसी का राजयोग हो रहा है और वो लेजी हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई वो राजयोग मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। इट ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पहले भी आंसर दिया होगा, लोगों ने पूछा होगा कि भाई सब कुछ डिस्टाइंड है कि फ्री विल है। मेरा एक ओपिनियन है, वो मैं आई विल शेयर इट विद यू, बट मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। नहीं तो आप अपना बताओ फिर। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि फ्री विल है थोड़ा बहुत, बट उसको चैनलाइज और उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि कोई भी सर्कमस्टांसेस जो लाइफ में आने वाले वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है। हम जब भी कुंडली देखते हैं कि एक ये देखते हैं कि सामने वाले में क्या क्वालिटीज़ हैं लाइफ में, वो कहाँ तक पहुँचेगा। उसके लिए उसकी लाइफ में दशा सिस्टम बताता है कि भाई कब कब वो चीज़ें होंगी, उस टाइम पे वो एक्शन लेगा। उस करंट जंक्चर में वो क्या एक्शन लेगा या अपनी फ्री विल एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ग्रहों का एनर्जी इतना स्ट्रांग है, यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड एंड उसमें बहुत एफर्ट लगता है। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लगता है वी गो बैक टू द क्वेश्चन कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि इट विल क्रिएट ए न्यूट्रल थॉट प्रोसेस इन योर माइंड। करेक्ट। इट गिव्स यू अ बर्ड आई व्यू, तब जाके आप वो चैनलाइज कर सकते हो। बहुत बार मोटिवेशन टॉक में लोग बोलते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते नहीं हो। बदल सकते। नहीं बदल सकते, क्योंकि अगेंस्ट द विंड, आप लहरों के अगेंस्ट स्विम करना कितना मुश्किल है। यू ऑलवेज गो विद द फ्लो। अब वो प्रैक्टिस, अगर आपको अगेंस्ट द विंड जाना है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाना है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाना है, इतना ही फर्क है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मुझे लगता है। आपका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सही है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 99% ऑफ द जनता अपने पूरे जीवन भर खुद के पैटर्न से ही लड़ती रहती, एक्सेप्ट नहीं करती कि मैं ये नहीं चेंज लाइफ में जो करने हो रहा की है। कोशिश करती है तो भी चेंज नहीं होते ना। हाँ, राइट, भाई क्या एक शराबी को पता नहीं है कि ये गलत है? बिल्कुल। बट वो बेचारा रोज शाम को 7 बजे उसकी घंटी बज जाती है, दिन भर वो सोचता है आज नहीं पीऊंगा, शाम को जाके पीता। सो मैक्सिमम ऑफ द पीपल दे आर स्ट्रगलिंग बाय देयर फ्रॉम देयर ओन माइंड। अच्छा, राइट। हमको जीवन में सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, इतनी बुद्धि भगवान सबको देके भेजता है। कितने % लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? जो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वो टॉप लेयर ऑफ द वर्ल्ड है। राइट। ये जो कहानियां आप सुनते हो उनकी है ये, कि ये 5 प्रायोरिटी बनानी चाहिए, ये 7 गोल बनाने। अरे गोल तो दिमाग में तो आना चाहिए गोल। मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता कि करना क्या जीवन में। राइट। मेरे पास ज़्यादातर लोग तो ये पूछने आते हैं भैया मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। अब आपकी लाइफ का पर्पस मैं बताऊं? समझो, आप ज्योतिष के माध्यम से मैं बता सकता हूं, लेकिन आप देखो इंसान को भगवान ने कहाँ जाके फंसाया है कि आधा जीवन तो अगर उसको थोड़ा बहुत भी एक्चुअल एजुकेशन है, पढ़ाई वाली नहीं, थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस विजडम है उसके अंदर, तो उसको पहला प्रश्न ये आता है कि मुझे करना क्या है जीवन में। और आधा जीवन इसी में गुजर जाता है ढूंढते ढूंढते। इसीलिए यू डू मल्टीपल थिंग्स। कभी आप एडवेंचर कर रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सीख रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि फ्री विल है, उतनी ही है जितनी कि एक ट्रेन में आप चल दिए हो। अब ट्रेन में 16 डब्बे हैं, इनमें घूम लो जितना घूमना है। ट्रेन तो जब पहुंचेगी तभी पहुंचेगी और जिधर चलती है उधर ही चलेगी। सो देयर इज ए फ्री विल, देयर इज अ डेस्टिनी ऑल्सो, बट एक सर्टेन पैरामीटर में ही। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों चीजें। अब ज्योतिष में भी 3, 6, 10, 11 4 घर है जिसमें कि फ्री विल है। उपचय स्थान इसीलिए कहते हैं उनको, उपचय मतलब यू कैन चेंज इट, ठीक है, यू कैन ऐड समथिंग ऑन। और 8 घर जो है वो आप ये मान कर लो कि डेस्टिनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करीब करीब 25% फ्री विल है ना। कितना हुआ? 33% फ्री विल है, 66% जो है वो डेस्टिनी। इतने ही मार्क्स चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए भी। इतने ही चाहिए। तो इसलिए जिस पे खुदा मेहरबान हो तो गधा पहलवान। अब आप देखो ना मैक्सिमम चीज़ों में आपने क्या किया। अगर आप किसी घर में पैदा हो गए, आपने क्या किया?
अच्छे हो गए या बुरे हो गए, दोनों ही केस में। तो खेलने के लिए ग्राउंड आपको दिया गया है, वो आपने नहीं चूज किया। देश आपको दिया गया, वो आपने चूज नहीं किया। धर्म आपको दिया गया, वो आपने चूज नहीं किया। तो यू आर इनटू ए पेरिफेरी ऑफ डेस्टिनी एंड देयर इज ए फ्री विल इन दैट डेस्टिनी। उस सर्किल में बहुत सारी फ्री विल कि फुटबॉल लेके आपको कहाँ दौड़ना है वहां दौड़ो, लेकिन हो ग्राउंड में ही। हाँ, उसमें है आपको सेंटर फॉरवर्ड बनना है, सेंटर फॉरवर्ड बनो, आपको गोलकीपर बनना है, गोलकीपर बनो, जो बनना है बनो। और वो आप बन सकते हो अगर आप ग्राउंड में ही हो तो। सब कैपेसिटी आपके अंदर, दैट इज फ्री। रोल थोड़ा बहुत चूज कर सकते हैं, बट प्ले तो करना पड़ेगा। प्ले तो करना पड़ेगा ग्राउंड में ही। हाँ, ग्राउंड में ही रहना पड़ेगा, इतना अंतर है। और ये एक क्लासिकल डिबेट है, इसलिए मेरा व्यू है। हाँ, आई ये कैन तो बी रॉन्ग, सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ अपना सबका अलग अलग है। एक बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, हम हर किसी को अपने तरीके से रेमेडीज़ बताते हैं। बहुत बार एक शब्द आता है कुल देवता और इष्ट देवता को प्रे करना, बट हर किसी को पता नहीं होता। किसी कुल देवता तो बहुत ही मुश्किल है कि भाई आप किस कुल से आ रहे हो, आपका क्या कुल देवता है, नहीं पता। तो ये कैसे पता लगा सकते हो? और मान लो किसी को नहीं पता, तो उसे किस भगवान की प्रे करनी चाहिए? हाँ, तो सभी के देखो, कुल देवता जैसे जो ट्रेडिशनल परिवार है, जहाँ पर भी दादाजी या कुछ लोग अभी जीवित हैं, और जो गांव के छोटे परिवेश से आते हैं, उनको जनरली पता रहता है। ठीक है। बट अभी हमारी जनरेशन ने उसको फॉलो नहीं किया, तो इसलिए उनसे कोई पूछता भी नहीं है, और ये ट्रेडिशन अब बंद हो गया। तो कुल देवता का मतलब क्या? जो कुल चलाता है। मतलब आपका गोत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो कुल देवता की है। राइट। यानी कि परिवार के अंदर संतानें हों और वो संतानें प्रसन्न रहें, ये जिम्मेदारी कुल देवता की है। अगर कुल देवता नहीं पता तो हम सभी तो शिव की संतान है। ठीक है। तो शिव, जैसे आपको गोत्र नहीं पता तो आप क्या बोलते हो? कश्यप। कश्यप या फिर शिव। हाँ क्योंकि हम सब शिव के माध्यम से कश्यप ऋषि की संतान है। जी। राइट। तो आप शिव भी बोल सकते हो या कश्यप भी बोल सकते हो। ऐसे ही कुल देवता भी आप शिव बोल सकते हो सबके लिए, अगर नहीं पता तो। और इष्ट देवता पर्सनलाइज देवता है। तो कुल देवता पारिवारिक चीज है, इसका ज्योतिष से कम संबंध है। अच्छा। हालांकि ज्योतिष में कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कुल देवता निकालने के। अच्छा। बट मुझे लगता है कि वो उतना ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मेरा उसमें एक एनालॉजी फंस रही है कि एक परिवार का एक कुल देवता होना चाहिए। अब एक परिवार के अंदर 10 चार्ट है, उसमें 10 कुल देवता निकलते। हाँ, वो तो पॉसिबल तो इसलिए वो लॉजिकली मुझे सेट नहीं हो रही है वो बात। बट इष्ट देवता पर्सनलाइज्ड है। तो इष्ट देवता निकालने का तरीका तो आसान दिया गया है काफी, कि आपका आत्मकारक नवांशा में उसको लेके जाओ, उससे 12वें स्थान में जो ग्रह बैठा हुआ है वो आपका इष्ट देवता है, उसके देवता आपके इष्ट देवता है। और अगर मान लो ग्रह नहीं बैठा तो राशि के मालिक, लॉर्ड को देखो। हाँ, तो राशि के मालिक को देखो। तो ये हुआ आपका इष्ट देवता। और एक हुआ जिनका पूजा करना आपको अच्छा लगता है। हाँ, मन से कनेक्ट जिससे होता है। करेक्ट। एक जिनके पूजा कर, इष्ट देवता कौन है? जिनकी आपकी रिपोर्टिंग जिनको डायरेक्ट है। अच्छा। तो परमपिता परमेश्वर को ईमेल फॉरवर्ड करने वाले इष्ट देवता है, वो बिना उनके अप्रूवल के जाएगी नहीं। तो इसलिए ऑलवेज वी एडवाइस कि अपना जो इष्ट देवता है उनसे आप प्रार्थना करोगे तो हॉटलाइन है, तो सीधे बात होगी। फिर एक है जिनको आपको आपके दिल में बसे, जो चित्त में बसे। तो पंचम में जो ग्रह बैठा है या पंचमेश जिस राशि में बैठा हुआ है, उससे संबंधित देवी देवता व्यक्ति को पसंद होते हैं। ये है पसंद। अच्छा। पंचम में प्यार है ना, जिस देवता से, जिस मंत्र से मुझे प्यार है, तो वो आपकी हीलिंग के लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मोस्टली लोगों को मैंने देखा है 2-3 भगवानों से ही वो कनेक्ट करते हैं। हाँ? या तो शिव के बहुत भक्त होंगे या हनुमान के बहुत भक्त होंगे। राम भक्त भी हो सकते हैं, बहुत है राम भक्त। कृष्ण भक्त बहुत है, लेकिन इनके बियॉन्ड मैंने देखा नहीं है। जैसे देवियां तो बहुत है, हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, ठीक है, और कई बार रेमेडीज भी बताते हैं कि भाई इनको पूछना चाहिए, बट मोस्टली लोग इन 4 भगवानों के इर्द गिर्द ही भक्ति कर रहे हैं। देवी का भी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारे धर्म से ही आया है, सनातन धर्म से ही आया है। मेजर पोर्टफोलियोज तो फीमेल्स के पास ही हैं, पूरे धन लक्ष्मी के पास है, ठीक है, प्रोटेक्शन काली के पास है, विद्या सरस्वती के पास है। एंड असुरी शक्ति ने हमेशा फीमेल्स की पावर को निगलेक्ट किया। हमने जहां जहां देखा, जब जब मान लो
किसी भी असुर ने प्रेयर करके मांगा कि कोई मनुष्य कोई देवता मुझे नहीं मार सके, और तब त्रिदेव भी गए कि भाई अपनी धर्मपत्नियों को बोला कि एक रूप में आओ और इसका वध करो। तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से आता है। और एक मतलब हमारे यहाँ तो वुमेन एम्पावरमेंट है ही नहीं, क्योंकि वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड ही मानी गई है। बिल्कुल। हमारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो वैसे तो उनका कोई वैसा नहीं बताया गया कि कहाँ से आए, बट आए देवी से ही है जी। तो इसलिए फीमेल ही सबसे ऊपर रखी गई। और एक हम मतलब फिर से मैं आई गो बैक टू वन स्टोरी पुराण में कि कैसे पर्सनल टाइम की इंपॉर्टेंस है। हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड गणेशा कैसे पैदा हुए। तो एक टाइम की बात है कि जब माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी और बाहर नंदी और शिवगण खड़े थे। शिव जी एज यूजुअल अंदर बार्जिन कर गए एंड शी फेल्ट एम्बैरेस्ड, और शिव जी ने 2-3 बार ऐसा कर दिया, 2-3 अलग अलग इंस्टेंस में। तो माता पार्वती को उनकी सखियों ने बोला कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शिवगण शिव जी को रोकेंगे तो नहीं रोकेंगे, और हमारी रक्षा भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शिव जी से कनेक्ट करते हैं, तो आपको कोई एक ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो सिर्फ आपकी बात सुने। तो उन्होंने अपनी महल से गणेश की उत्पत्ति करी और गणेश को खड़ा कर दिया कि भाई तू रोकेगा, कोई भी आएगा। तो शिव जी ऐसे ही एक दिन दंदनाते हुए आए और उनको रोक दिया गया। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। उन्होंने बोला आप कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमारी माता ने बोला कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो फिर वही युद्ध हुआ और उन्होंने उनकी गर्दन काटी और फिर हाथी का गर्दन लगाई गई। तो लार्जली मतलब ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपका मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्नान गृह वही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बाथरूम में आप क्या कर रहे हो कोई नहीं जानता, आप क्या सोच रहे हो। सही बात। तो चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, रिलेशनशिप में हो या ना हो, देयर इज वन टाइम, मी टाइम, जहाँ पे आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो कि हम लोग अगेन हम पुराण पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, कितना ओपन माइंडेड है, ये एक स्टोरी हमको दर्शाती है। सही बात, बिल्कुल सही बात। एक चार्ट हमें ये बताता है कि हमारे में क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या दिखाना चाहते हैं। एक आरुढ़ लग्न होता है जो लोगों ने बहुत कम शायद सुना होगा, आम जनता ने, कि लोग हमें कैसे देखते हैं। तो वो कैसे पता चलता है आरुढ़ लग्न से? हाँ, तो बेसिकली एक्चुअली में भी 2-3 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक ये है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, ये आपका चंद्र लग्न, हाँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। ठीक है। एक ये है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये आपका जन्म लग्न है, कि मैंने सोचा फिर मैंने एक्ट किया, तो एक्शन आ रहा है जन्म लग्न में। ठीक है। अब जो मैं कर रहा हूँ उससे आप क्या समझ रहे हो, वो है आरूढ़ लग्न। अच्छा। तो आरूढ़ लग्न बेसिकली इज द परसेप्शन ऑफ द पीपल जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने विषय में, अच्छा, उनका माइंड में। ओके। अब जैसे मान लो कि कोई आदमी आधे कपड़े पहन के घूम रहा है बाजार में, तो उसके चंद्रमा ने कहा कि ऐसा करो, उसके लग्न ने उस चीज को जस्टिफाई किया, ठीक है, कि यार ये बात ठीक लग रही है, ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है मान लो, तो वो करने लगा एक्शन। ठीक है। अब वो जब कॉनॉट प्लेस पे घूम रहा है आधे कपड़े पहनकर, तो आप और मैं क्या सोच रहे हैं, वो लग्न आरूढ़ लग्न है। और इसीलिए कलयुग में ये लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म लग्न से भी ज्यादा, जन्म लग्न के बराबर मानो आप, क्योंकि रीजन है एक बहुत बड़ा कि लोग जैसा आपके विषय में परसेप्शन रखते हैं उसी के हिसाब से आपसे व्यवहार करते हैं, राइट, उसी के हिसाब से आपको पे भी करते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर मैं आपको इंटेलिजेंट, आप इंटरव्यू देने गए और मेरी नज़र में आपका कोई इंटेलिजेंस नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा सैलरी दूंगा कम सैलरी दूंगा, नहीं दूंगा, या तो नौकरी नहीं दूंगा, नौकरी बोलूंगा तो बोलूंगा ये सैलरी करना है तो कर, नहीं तो नहीं कर। बट मेरा परसेप्शन अगर ऐसा है कि यार ये व्यक्ति जो है इस फील्ड का मास्टर है, तो आई वुड लाइक टू हायर यू फॉर एवरीथिंग, तुम सब आ जा, मैं तो कर लूंगा, आई कैन अफोर्ड यू किसी भी तरीके से। सो इसीलिए जो राजयोग है वो हम आरूढ़ से ज्यादा देखते हैं, क्योंकि राजयोग देने वाले लोग तो दूसरे हैं ना। मैं घर में बैठ के थोड़ी राजयोग क्या कर लूंगा, मैं घर का राजा हूं तो। सोसाइटी दे रही है राजू, सोसाइटी दे रही है, वेल्थ जो है वो सोसाइटी दे रही है। भाई एक काम को करने के एक एक्टर 2000 रुपए मिल रहे हैं उसको पीछे नाचने के, राइट, और उसके 3 कदम पहले एक आदमी नाच रहा है उससे बेकार, जो पीछे नाच रहा है उससे, उसको 3 करोड़ मिल रहे हैं। राइट। तो पैसे कौन दे रहा है? लोगों के परसेप्शन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इसीलिए आरूढ़, और ये आरूढ़ आपकी फील्ड की चीज है, तो आप जिस फील्ड से आते हो उसी फील्ड की चीज है। आरूढ़ इज नथिंग बट मार्केटिंग।
तो आपको 6,000 में फ़ोन मिल जाता है। 1,60,000 रुपये का एप्पल खरीदते हो आप। वो पिछले 7 मॉडल से उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल एक ही परिवर्तन किया, प्राइस में। तो अभी हर साल प्राइस बढ़ती है, हर साल ज़्यादा बिकता है। क्यों? एक एस्पिरेशनल वैल्यू उन्होंने लोगों के दिमाग में क्रिएट की कि मेरे पास ये फ़ोन होना चाहिए। तो लोगों की विश लिस्ट में होता है एप्पल। विश लिस्ट समझो आपकी, मतलब एक जरा सी चीज़, एक फ़ोन जैसी चीज़ इतनी बड़ी क्रिएट कर दी कि लोग अपनी कहते हैं कि बस जिस दिन एप्पल खरीदूंगा उस दिन पार्टी देते हैं। जिस दिन आईफोन खरीदूंगा तो पार्टी देते हैं उस दिन। हाउ इट हैपेंड? दे क्रिएट अ परसेप्शन इन योर माइंड, एंड एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट परसेप्शन, राइट? ऐसे ही पॉलिटिशियंस एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं आपके अंदर, उसके हिसाब से आप मानते हो, राइट? अब पूरी दुनिया तो ये मानती है कि जो पिक्चर में हीरो है वो रियल लाइफ में भी हीरो है। हाँ, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता। और ये भी मानती है कि जो पिक्चर में विलन है वो रियल लाइफ में भी विलन है, जबकि ऐसा भी नहीं होता, राइट? सो ये जो परसेप्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक, बिहेवियर टुवर्ड्स यू फ्रॉम द सोसाइटी। इसीलिए हर चीज के अंदर एक ड्रेस कोड भी बनाया जाता है, देखोगे आप। नहीं तो ड्रेस कोड की क्या जरूरत थी, आप सोचो। भाई डॉक्टर ऐसे पैंट शर्ट पहन के नहीं आ सकता क्या ऑपरेशन करने? राइट। आ सकता है कि नहीं आ सकता? इमेजिन आप फ्लाई कर रहे हो और आपका जो पायलट है वो धोती अंग वस्त्र में आ जाए, ही इज इक्वली कॉम्पिटेबल। वही व्यक्ति है, कैपेबल है वो, कैपेबल है, उस पर डिग्री है, हजारों घंटे उड़ाने का उस पर क्या सर्टिफिकेट है, लेकिन वो या तो शॉर्ट्स में टी शर्ट में आ जाए या फिर धोती अंग वस्त्र में आ जाए। तो आप उस प्लेन में बैठ के सहज रहोगे कि असहज रहोगे? अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो जो प्रोफेशन में है उसके हिसाब से उसने परिधान नहीं पहना, राइट? क्योंकि वो जो परिधान पहन के आता है, वो जो अपना इंडिगो का है या उसकी एक पर्सनैलिटी है, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है कि उड़ा लेगा भाई, क्योंकि आपने तो अपनी जान उसके हाथ में दे रखी है ना उस समय। जो उसकी आइडेंटिटी है, वेशभूषा उसकी आइडेंटिटी बन, राइट? ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही पुलिस, ऐसे ही चपरासी भी, उसका भी है, लेबर का भी यूनिफॉर्म है प्लांट में जब जाते हैं तो, राइट? और ये एक आइडेंटिफिकेशन जानबूझ के क्रिएट किया जाता है ताकि लोग उस हिसाब से आपसे व्यवहार करें। आप खाकी वर्दी, इंडिया में खाकी चलती है, गोवा में चलो एक अलग बात है, खाकी वर्दी के पास जाके ये कहते हो क्या कि मेरा ऑपरेशन कर देना? नहीं कहते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ड्रेस जो आदमी पहना हुआ ये पुलिस है। तो ये जो परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू आर डूइंग। भाई वो अगर आदमी कम कपड़े पहन के घूम रहा है, राइट? वो आदमी अगर मैं और आप हैं तो लोग पत्थर फेंकेंगे, और वो आदमी सलमान खान है तो तालियां बजेंगी। तो फिर क्या मैटर किया? एक्शन दोनों का एक है, उसका इमेज, राइट? वो शर्ट उतार के जो घूमता है तो लोग मर जाते हैं उसके पीछे, और मैं और आप शर्ट उतार के कनॉट प्लेस पे घूमे तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, राइट? सो परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आरूढ़ इतनी इंपॉर्टेंट। तो जब चार्ट रीडिंग में आकलन करते हैं कि कोई मान लो कोई आया और कि मेरे को किस डायरेक्शन में, किस फील्ड में प्रोफेशन देखना चाहिए, तो क्या आरूढ़ लगन से पहले देखा जाए या D1 से पहले देखा जाए, किससे देखा जाए? नहीं, सबसे पहले तो D1 से इसलिए देखना है कि आपको कैपेसिटी किस चीज की है। ठीक है। जब एक तो कैपेसिटी होना तो जरूरी है ना, केवल परसेप्शन से ही नहीं होगा। तो पहले मैं कैपेसिटी देखूंगा और फिर देखूंगा कि ये जो कैपेसिटी आ रही है ये आरूढ़ में गलत जगह तो नहीं बैठा कर है। अच्छा। अदरवाइज वो व्यक्ति उस प्रोफेशन में फेल हो जाएगा। फेल मतलब जनता की नजर में फेल, राइट? उस पर कैपेसिटी थी पर जनता नहीं मानेगी। अभी आप लाखों करोड़ों डॉक्टर ऐसे हैं, लाखों डॉक्टर, हजारों डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बट उनको उतने पैसे नहीं मिलते। दे आर कैपेबल, बट जनता की नजर में वो आरूढ़ पिट रहा है वहां पर, तो नहीं मिल रहा। तो दोनों को मैच करूंगा, जन्म लग्न को, चंद्र लग्न को, फिर आरूढ़ को। चंद्र भी इसलिए करना है क्योंकि भाई जो काम मैं मन से करता ही नहीं हूँ वो काम में सक्सेस कैसे मिलेगी? बट ये तो मोस्टली केसेस में होता होगा कि आधे लोग तो रोते रोते काम करते हैं। आधे लोग रोते रोते इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि आधे लोगों को काम चुनने की आज़ादी अपने देश में नहीं। अच्छा। आप देखो, जब आप विदेशों में, मैं एक बड़ी अमीर महिला से मिला,
नेदरलैंड्स में, बड़ी अमीर महिला। तो वो मुझे बोल रही है कि उसका जो एक बेटा है वो कारपेंटर बनना चाहता है, अच्छा, एंड शी इज हेल्पिंग कि वो कारपेंटर बने। अब अगर आपका बेटा कारपेंटर बनना चाहता होगा तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो वो कारपेंटर जब बन जाएगा उनका बेटा, वो कारपेंटरी जो है पूरी शिद्दत से करेगा तो उसमें भी कुछ अच्छा क्रिएट करेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम पे ईएमआई, ये वो प्रेशर, सोशल प्रेशर, डेवलपिंग कंट्री है, पैसा कमाना है, हमने अभी वो देखा ही नहीं है जो उन लोगों ने देख लिया है। तो हमारे पास चॉइस कम है करियर की। तो हम जब एमबीए कर रहे होते हैं, बीई कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं पढ़ाई, तो हम 99% लोग जो पहली नौकरी मिल जाती है वही ले लेते हैं। हाँ, राइट। हमको क्या करना है, पहले तो इसको जेब में रखूं, कमाना फिर बाद चालू में करूं, सोचते क्योंकि लोन वापस करना है, एजुकेशन लोन जो लिया, बाद में देखेंगे जो मेरा पैशन है। इसी कारण से वो, और ऐसे सभी लोगों के चार्ट में आत्मकारक अमात्यकारक एक दूसरे से 6, 8, 12 होते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो वो जिंदगी भर सोचा मैं गिटार बजाऊंगा, लेकिन वो बैंक में क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता है। पैराडॉक्सिकल रहता है। तो फिर वो वीकेंड्स में करता है एज अ हॉबी करते हैं। और एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन, वो एक दिन तो आता नहीं आता। फेवरेट कलर कैसे पता करें? आरूढ़ के 11th में, आरूढ़ पर और आरूढ़ के दशम में जो ग्रह बैठे, शुभ ग्रह, उसका रंग आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। अब 2 तरीके के फेवरेट हैं, एक मेरा फेवरेट है, हाँ, राइट, और दूसरा जब मैं वो कलर पहनता हूं तो लोगों को वो अच्छा लगना चाहिए। ठीक है। आपको क्या चाहिए इस पर डिपेंड करता है। मेरा फेवरेट तो बहुत आसान है, मेरा फेवरेट इज वेरी आसान। मेरा पंचमेश जिस तरह की राशि में बैठ जाएगा, जिस ग्रह के प्रभाव में आ जाएगा, वो मुझे अच्छा लगने लगता है मेरे मन को। D1 में। बट लोग मेरे विषय में ठीक सोचें, इसके लिए आरूढ़ पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, या आरूढ़ के 11th या आरूढ़ के 10th में, उसका कलर आप पहनोगे तो लोग आपसे रिलेट करेंगे। अच्छा, मेरे आरूढ़ के लगन पे राहु है तो मैं नीला पहनता हूँ। हाँ, तो राहु इज नॉट बैड, बट आपका प्रोफेशन को वो सूट करना चाहिए। तो जब आप फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में काम करते हो, मार्केटिंग में काम करते हो, गुड टू वियर ब्लू। बट जब आप ज्योतिष कंसल्टेशन करते हो तो देन राहु इज ऑब्स्टेकल, देन आई प्रेफर व्हाइट। सो दैट्स व्हाट आई से। आई हैव चंद्र इन द आरूढ़ लग्न एज वेल एज राहु। तो जब मैं ज्योतिष के ज़्यादातर कार्यक्रम करता हूँ या कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं सफ़ेद पसंद करता हूँ, और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरी लग्न पर जाकर बैठ गई। जैसे आपको नीला पसंद है। हाँ। नीला आपको क्यों पसंद है? नीला आपको इसलिए पसंद है क्योंकि आरूढ़ पर राहु है। जब आप नीला पहन के लोगों के पास जाते हो, लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन आपके लोग पिछले 4 साल में बदल गए हैं। हाँ। तो उससे पहले जब आप ज्योतिषी नहीं थे, तो उससे पहले के जो 4 साल के लोग थे, उनको नीला और काला यही अच्छा लगता था, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी ऐसा ही था। अब जब वो लोग आएंगे तो उनको, मान लो आप सीकर्स आएंगे, आप चार्ट दिखाएं लोग आएंगे, तो फिर नीला दिक्कत है। क्योंकि आरूढ़ के हिसाब से उन्होंने परसेप्शन बना रखा है कि ज्योतिषी को ऐसे दिखना चाहिए। ऐसे दिखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए अब हम तो नहीं पहनते, बट ज़्यादातर लोगों को एक भेष रखना पड़ता है। मैं उसको गलत नहीं कहता कि दाढ़ी और बाल और ये सब माला वगैरह पहनना, मैं भी माला पहनता हूँ, अंदर पहनता हूँ, दैट इज़ फॉर मी। बट रखना पड़ता है क्योंकि लोग ऐसा परसेप्शन करके समझ में आते हैं। शुरू में जब मैं छोटा था तो आते थे लोग कुंडली दिखाने, तो देखकर मुझको, नाम सुन के आते थे बहुत, और मुझे देखकर एकदम से मायूस से हो जाते थे। उनको लगता था कि अभी कोई और आएगा, ये नहीं है जो है वो आदमी। फिर 2-4 मिनट बैठ के फिर थोड़ा समझ में आने लगता था, फिर बैठते थे। क्योंकि वो एक परसेप्शन बना के आए, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि बड़े फेमस ज्योतिषी हैं और अच्छा देखते हैं, उनका प्रेडिक्शन हमारे लिए सही हुआ, तो डरते हुए तो आए थे। अब एक छोटा सा लड़का बैठा अंदर पैंट शर्ट पहन के, तो फिर उनको लगता है कि यार ये गलत जगह आ गया क्या मैं, या ये कर भी पाएगा कि, जो एक पायलट वाली कहानी। तो इसलिए वो एक उसके प्रोफेशन के हिसाब से वेशभूषा तो रखनी पड़ती है। और जब हम जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे आज की डेट में प्रचलन है कि कार का कलर चूज करना, वो भी आरूढ़ से ही आता है। मैं तो आरूढ़ से ही करता हूँ, क्योंकि जो कलर मुझको लाभ दे रहा है मैं वो लूंगा ना। एज ए ज्योतिषी आई विल नॉट रिकमेंड कि मैं काले रंग की कार खरीदूं। हाँ,
मैं आपके घर आऊँगा, काले रंग की कार में उतरूँगा, आपको एक एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं आएगा मेरे अंदर? बट सबसे ज़्यादा काला रंग ही बिकता है। सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग बिकता है। अच्छा। सब कार 90% भारत में 90% भारत के अंदर सफ़ेद बिकती है। अच्छा। मैं कार इंडस्ट्री में काम करता हूँ। 10% दूसरे रंग की बिकती है। अब जैसे जैसे राहु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो ये परसेंटेज अब वाइट से दूसरे कलर पे मूव होता जा शिफ्ट हो रहा है। राइट। सो अब ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ये सब अब कलर आपको जो स्पोर्टी वर्जन में डार्कर शेड अब दिखने लगे हैं ये। बट नहीं तो अभी तक का जो रेशियो है वो 90% वाइट कार बिकती है। लेकिन पिछले 5 साल में ये बदल गया, बिकॉज राहु का इम्पैक्ट बढ़ गया ना, जब से दाढ़ी विराट कोहली ने रखी, जब से टैटू कर रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा इम्पैक्ट है ये अब कलर बदलता जा रहा है, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा फक्र महसूस कर रहे हैं कि उनको लोग कूल समझें। सॉफ्टनेस से टफनेस की तरफ दिखाने की कोशिश करी जा रही है। करेक्ट। पहले लोग ये कोशिश करते थे कि मुझे लोग सभ्य समझें, ऐसा मैं व्यवहार करूं। अब ये है कि मुझे लोग कूल समझें। कूल समझे। तो मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के नुकीले बाल वाल कर लूं। पैसे देकर मेरी और आपकी उम्र के लोग बाल सफेद करा रहे हैं, पैसे देकर सफेद करा रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ राहु। और वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करा रहे हैं, छोटे आदमी पे तो पैसे ही कहाँ इतना। हाँ। तो मूर्खता तो हमेशा बड़े लोग ही चालू करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेंड उसको फिर छोटे लोग फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग। आप इतने सालों से कुंडलियां देख रहे हैं लोगों की, कभी नेगेटिव फील हुआ? जैसे कि हमने बहुत बार देखा है कि लोगों का स्पिरिट से इंटरेक्शन होता है, गोस्ट से इंटरेक्शन होता है, ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपको? हाँ, काफी बार। अब ये तो चीजें अब वही वाली बात है ना, भारत में जब आप बैठते हो तो आप बोलते हो अरे ये सब दकियानूसी बात है। और डिस्कवरी चैनल देखो तो पूरे भूत प्रेतों के सीरियल अमेरिका के आ रहे हैं, और जो रियल लाइफ स्टोरीज बताते हैं ना डिस्कवरी में, वो भी सब आती हैं। तो भाई जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग जीव इस समय पर पृथ्वी पर रहते हैं, हो सकता है इस कमरे में ही इसी अपन जिस फ्रीक्वेंसी में मनुष्य है उससे दूसरी फ्रीक्वेंसी पे कोई और सोल हो, है ना। तो उनसे इंटरेक्ट करने वाले लोग भी होते हैं। जब वो लोग होते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने वाले लोग भी होते हैं। तो मैंने कई बार ये अनुभव किया, मतलब मैंने अपने अंदर अनुभव नहीं किया है, बट मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी देखी हैं जिसमें कि लोगों को ये तकलीफ़ें हुई हैं और जेन्युइन तकलीफ़ें, और जेन्युइन तकलीफ़ें फिर रिजॉल्व भी की गई हैं, कुछ भी प्रोसेस करके, जो भी एक शास्त्रोक्त प्रोसेस होती है उसके बाद वो रिजॉल्व भी की गई। फिर आप जो डायरेक्टली पूछना चाह रहे हो वो ये है कि तंत्र काम करता है कि नहीं करता? 100% करता है, बट जेन्युइन तांत्रिक ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम करे। 3 तरीके का तंत्र होता है। ठीक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ। सात्विक तंत्र इज लाइक आप जो अपना साधना कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो तंत्र। मीन्स व्हाट? अ टेक्निक, प्रोसेस। ये प्रोसेस है, तंत्र है जिसको आप बोलते हो, है ना। मीडिया का तंत्र है। सो एक सिस्टम है। करेक्ट। तो जो आप अपनी साधना कर रहे हो, मंत्रोच्चारण कर रहे हो, ये सात्विक तंत्र ही है बेसिकली, तंत्र जैसा कह लो आप। फिर राजसिक तंत्र है। राजसिक तंत्र मतलब कि जैसे आप पूजाएं करते हो, यज्ञ किया आपने, होम किया, फिर वो नारियल लगा दिया आपने, भभूत छिड़क दिया, ये क्या है? ये राजसिक तंत्र। राजसिक तंत्र मतलब आप अपनी राजसिक, मेरा वेल्थ अच्छा रहे, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, पैसे आए, व्यापार चले, इसके लिए जो प्रोसेसेस कर रहे हो वो राजसिक तंत्र में। फिर तामसिक तंत्र वो है जब आप किसी का बुरा करने के लिए कोई तंत्र कर रहे हैं, तो उसमें ये पूरी दुकानदारी है, ब्लैक मैजिक, वोडू, ये वो जो पूरी कहानी है वो ब्लैक मैजिक के अंदर या तामसिक तंत्र है। तो तामसिक तंत्र जैसे राजसिक और सात्विक होता है, तामसिक भी होता है। हाँ। और फिर वो लोगों को लेकिन अपना बहुत प्राइस पे करना पड़ता है। उन लोगों का जीवन जो खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उनको तकलीफें आती हैं काफ़ी खुद को। और जो 10 महाविद्याएं वो तंत्र शास्त्र से रिलेट करती हैं कि वो ज्योतिष से भी रिलेट करती हैं? दोनों से। विद्या मतलब क्या है? विद्या का प्रयोग आप कैसे करो ये आप पे डिपेंड करता है। भाई देवी ने आप पे कृपा करी, आपको एक शक्ति दे दी, उस शक्ति से आप फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हो, राइट। आप किसी को सम्मोहित कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करता है ना। ठीक है। कि आप किसी अपराधी को सम्मोहित करके उसको सरेंडर करा रहे हो,
या किसी स्त्री को सम्मोहित करके उसका शोषण कर रहे हो, तो इसका उपयोग किस पे डिपेंड कर रहा है? जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है। राइट। सो अपने यहाँ जो प्रोसेसेस है वो बहुत सिंपल है, इतने मंत्र करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है। राइट। क्यों? क्योंकि जितनी भी व्याख्याएं की गई, आप देखो जितने शास्त्र हैं दूसरे, कुरान, बाइबल, गीता, ये 3 मेजर मानो, इन सब पर सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राइट। और सबके इंटरप्रिटेशन बहुत वेग हैं, अलग अलग है, और गलत इंटरप्रिटेशन के कारण लोगों ने गलत समझ लिया। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये मंत्र दिए हैं। इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं लगानी, ये 108 बार करना है ये मिलेगा, ये 108 बार करना है ये 1.25 लाख करना है ये मिलेगा। सो नो इंटरप्रिटेशन नीडेड, कोई बुद्धि नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने, ये ऋषियों ने ये वेदों के मंत्र दिए हमें, और इसीलिए ये इतने करने पर ये हासिल हो जाता है। जो आप पुराण में पढ़ते हो कि वो 1000 साल तक बैठे रहे, भगवान को आना पड़ा। भगवान को आना पड़ा का मतलब क्या है? उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि असुर भी कर सकता है और सुर भी कर सकता है। दोनों को अलाउ की गई है, और असुर भी अगर करता है तो भगवान को आना पड़ता है। यही है पूरे पुराणों में। भगवान आते हैं और भगवान बाध्य हैं उसको देने के लिए जो वो मांगे, देते भी हैं। अच्छा, पता है कि मिसयूज करेगा तो भी देते हैं। खुद ही के पीछे भागने लगता है भगवान विष्णु या शिव के पीछे, तो भी देना पड़ता है। दैट मीन्स देयर इज ए टेक्निक। जो टेक्निक कोई भी व्यक्ति करेगा उसको वो मिलेगा। सो तंत्र इज ए टेक्निक, कोई भी करेगा उसको वो हासिल हो जाएगा। सेम इज द मंत्र, दैट्स व्हाई दे आर सो पावरफुल। करेगा कौन और उसका उपयोग कैसे करेगा, ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है। और इसीलिए अब पहले के असुर भी क्या खालिस असुर थे, अब के जो असुर हैं वो भी मिलावटी है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोग कोई भी साधना पूरी ही नहीं कर पाते, उसमें ब्रेक आ जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें ब्रेक आ जाता है। ब्रेक आता है तो फिर जीरो फ्रॉम स्टार्ट, चक्की पीसिंग अगेन। तो इसलिए ऐसा हो जाता है। सही समय क्या है मंत्र करने का, सुबह या रात? कोई भी सात्विक प्रोसेस करने का मंत्र समय तो सुबह है। सुबह मन शांत रहता है ना, इसीलिए आप जब कोई भी चीज़ शांत मन से करते हो तो उसका इम्पैक्ट आप पे लॉन्ग टर्म रहता है और गहरा इम्पैक्ट होता है। एक बार 9:30 बजे तो रजस का टाइम चालू हो जाता है। ठीक है। सो दिमाग, चाहे वो गृहिणी हो उसको किचन में जाना है, आप हो तो आपको ऑफिस जाना है। सो दिमाग इज नाउ इन द एक्टिविटी, एंड शाम को लेजीनेस, तमस का टाइम है। सो आइडियली everything which is related to the mind should be done in the morning. Okay. मंत्र, ध्यान, everything. बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप किसी भी समय कर सकते हो। बहुत बार मैंने देखा है लोगों के पास जब समय नहीं होता, कोई गाड़ी चलाते हुए कर रहा है, ठीक है, कोई काम करते हुए मन में कर रहा है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ले आए हैं मंत्र चैंटिंग में। नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो समय आप भगवान को दोगे भगवान आपको वही समय देगा। तो आप गाड़ी चलाते समय मंत्र कर रहे हो, भगवान भी गाड़ी चलाते समय आपके बारे में सोचेगा। तो भगवान आपको डेडिकेटेड टाइम नहीं देगा। बट वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ तो कर रहे हो। कलयुग में तो ये कहा गया है कि अगर आप ग्रहों के केवल नाम ही ले रहे हो, एक बार ले लो तो भी वो जप की तरह माना गया। तो अगर आप पे वाकई में टाइम नहीं है जेन्युइनली, सो एटलीस्ट आपका इंटेंट तो है, तो आपकी माइनस मार्किंग नहीं हो रही है। आप, ये बात सही है कि आपको 100 मिल सकते थे, आपको 10 मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग 10। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग टू डू दिस, बट आई एम सेइंग इफ यू आर एनीवेज डूइंग, डू इट विथ रेवरेंस। जो जितने रेवरेंस से आप कोई काम करते हो फिर उसका फल अलग होता है, उसका इम्पैक्ट भी आपके माइंड पे अलग होता है। रेमेडीज का क्या रोल है ज्योतिष में? जो मेडिकल साइंस में दवाइयों का है, मतलब कितने एक्सटेंट तक वो सपोर्ट करती है और काम करती है? काफ़ी एक्सटेंट तक सपोर्ट करती हैं। जो दोष है या जो घटना है वो तो घटती है, बट इम्पैक्ट ऑफ दैट घटना वो आप नेग्लिजिबल तक ला सकते हो रेमेडी से। अच्छा। रेमेडी करने के लिए भी पुण्य कर्म चाहिए। तो हर व्यक्ति हर समय पर हर रेमेडी नहीं कर पाता, नहीं तो कोई ज्योतिषी मरता ही नहीं। तो उस ज्योतिषी के, उस साधु के दिमाग से भी उस समय वो चीज़ उड़ जाती जब उनका बुरा समय आना होता है, कुछ पल तक।
तो घटना घट जाती है, फिर वो चालू करते हैं तो थोड़ा डैमेज आता है। तो इम्पैक्ट है, इसीलिए इतना महत्व भी है और इसीलिए इतना वर्णन भी है। और बिना श्रद्धा के कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होगा। अच्छा, श्रद्धा के साथ में अगर आप एक फूल भी ग्रह के रंग का शिव पे चढ़ा दोगे, कि मान लो आपको गुरु की रेमेडी करनी है, आपने पीले फूल लिए और शिव जी पर उतने ही प्यार से और उतनी श्रद्धा से चढ़ा दिए, तो वो आपके 1.25 लाख महामृत्युंजय का काम कर सकता है। बट बिना श्रद्धा के आपने बोला पंडित तू पैसे दे दिए हैं, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो बैठने भी नहीं जाएंगे, एक बार सोचने भी नहीं जाएंगे कि शिव जी का मंत्रोच्चारण हो रहा है, तो वो 10% काम करेगा। जैसे आजकल बहुत होता है कि पंडित भी करते हैं कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो फ़ोन पे ही हम वो ले लेंगे संकल्प, और फ़ोन पे ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, वो मैं उसको बहुत गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट ये इंटेंट तो रखना चाहिए उस समय पर कि मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है। इमेजिन आपके लिए महामृत्युंजय हो रहा है, वो 10 दिन तक हो रहा है, और आप रोज रात में दारू पी रहे हो या नॉनवेज खा रहे हो क्योंकि आपके सामने नहीं हो रहा। राइट। तो अब ये उसका क्या इम्पैक्ट आप समझते हो कि आपके निमित्त कर रहा है। अब अपने यहाँ पर साइंटिफिक प्रोसेस है, तो उसने आपसे संकल्प निकाल लिया, ये वो पंडित जी ने आपने सब करा लिया, तो आपके निमित्त आपने एक मिसाइल छोड़ दी। अब आपने वो जो मिसाइल छोड़ी है उसके हिसाब से आपको ड्रेसअप होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। राइट। अब आपने उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, आपको याद ही नहीं है कि आपके लिए कुछ हो रहा है। एंड देन जब ब्राह्मण वो पूजा कर कर आपको फोन कर रहे हैं कि आज पूर्णाहुति आप आ जाइए, उस दिन भी आप ऐसे जा रहे हैं जैसे कि मतलब किसी के पिताजी पे एहसान कर रहे हैं, पूजा आपके लिए हो रही है, तो ऑब्वियसली उस पूजा का कोई इम्पैक्ट नहीं है। 10% नंबर आपको मिल रहे हैं क्योंकि आपने कुछ किया है, बस कुछ किया है, उससे ब्राह्मण का घर चला है, उसका 10% मिल रहा है आपको। वेयरएज जब आपके लिए कुछ हो रहा है, आप थोड़ा, चलो आप जा नहीं सकते तो घर पे बैठ के तो उस भगवान को याद कर सकते हो कि भाई मैं इतना भाग्यशाली तो हूँ कि मेरे लिए लोग कर रहे हैं, और पूर्णाहुति में तो जा सकते हो श्रद्धा के साथ में, तो उसका इम्पैक्ट होता है। और बड़े लोग ये बात समझते हैं और बेवकूफ़ ये बात समझते हैं। जितने नेता लोग हैं उनकी पूजा पाठ 24 घंटे चलती हैं, जो भी मान्यता रखते हैं उसमें, वो हर पूजा में एटलीस्ट उन हमसे 10-10 गुना ज़्यादा बिजी हैं वो। हाँ। उनको तो देश चलाना है या कोई शहर चलाना है। हर पूजा की पूर्णाहुति में वो जाके बैठते हैं, उनको ये इंटेलिजेंस है। बड़े व्यापारियों को जो 1000 करोड़ से ऊपर की दुकान है, उनको ये इंटेलिजेंस है कि वो जाके बैठते हैं। ये जो बीच की दुकान, इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, मिडिल क्लास का। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इन्हीं को ही है। ज्योतिष में मिथ्स क्या है? ज्योतिष में तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे बना दिए हैं। ज्योतिष के अपने कोई मिथ्स नहीं है भाई। ज्योतिष इज अ वेरी क्लियर कट साइंस। अच्छा, आपने इतने शास्त्र पढ़ लिए, कहीं कंफ्यूजन है कि ऋषि पराशर कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। नहीं, वो तो डंके की चोट पे बोला जो भी बोल रहे हैं डंके की चोट पे बोल रहे हैं। तो जो मिथ है वो ज्योतिषियों ने या जनता ने बनाए। जैसे कि मंगल दोष एक बड़ा मांगलिक दोष, 50% जनता मांगलिक है ना, क्योंकि 6 घर में मंगल होता है तो मंगल, हाँ, तो मतलब 50% जनता मांगलिक, तो इतना बड़ा दोष नहीं है कि कोई मर जाएगा। आपका जो राहु केतु के काफी सारे जो अपने दोष बताए कि काल सर्प है, काल अमृत है, ये सब भी एक तरीके से मिथ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी काफ़ी अभी की तरह मिथ की तरह आ गई कि ये नंबर लिखो तो फलाना हो जाएगा, ये हाथ पर लिख लो, पानी पी लो, ये सब मेरी नज़र में मिथ है ना। ज्योतिष का अपना कोई मिथ नहीं, क्लियर कट है हर चीज़, प्रोसेस दे रखा है और उसका आउटकम बता रखा है, क्लियर, वो भी बिल्कुल अफर्मेटिव तरीके से। हमने देखा है हमेशा राहु केतु शनि ऐसे हैं जो जनता के दिल में बसे हुए हैं और डरते हैं लोग, तो बट राहु केतु शनि पॉजिटिव भी कुछ तो देते होंगे लाइफ में। अरे राहु केतु शनि जनता के फेवरेट नहीं, ज्योतिषियों के फेवरेट है। क्योंकि ज्योतिषियों के पास में तो वही लोग आते हैं ना जो राहु केतु शनि से पीड़ित होते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा। तो 7.5 में लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, 7.5 में लोगों को बड़ा व्यापार करते हैं, बड़ा तरक्की मिलती है। राहु आपको सबसे ऊपर सिंहासन पर बिठा सकता है। केतु ऑल्सो इतना चमत्कारिक ग्रह है कि आपको मुक्ति दे सकता है।
तो हर ग्रह का कोई भी ग्रह जो है वो पूर्ण शुभ या पूर्ण अशुभ नहीं है, ये इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है। बट जैसे कि अब शक्ति कपूर भी कई जगह पर पॉजिटिव रोल कर लेता है ना, और अक्षय कुमार भी नेगेटिव रोल कर लेता है। तो ऐसे ही अगर चार्ट में बृहस्पति बहुत पीड़ित है तो उससे बड़ा कोई ग्रह ही नहीं, वो अकेला काफी है आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। यू डोंट नीड एनी राहु केतु शनि। गुरु और शुक्र अगर चार्ट में खराब आ गए तो वो तो वही बात हो गई ना कि मतलब सावन जो आग लगाए तो कौन बुझाए, जो प्रोटेक्टर है वही खराब आ गया, अब कौन बचाएगा आपको, राइट। ऐसे ही सैटर्न राहु केतु जब ये उत्तम होते हैं चार्ट में, तो ये जो आपको पावर देते हैं, ये जो आपको सक्सेस देते हैं, वो अनबीटेबल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है? सब शनि वालों ने कमाया। मैं अक्सर बोलता हूँ, चाहे वो अंबानीज हों, अदानीज हों, बिरलाज हों, टाटाज हों, मित्तल्स हों, पूरे हथियार वाले लोग हैं, ऑयल वाले लोग हैं, यही सबसे बड़ी लॉबी है ना, राइट। कौन के लोग हैं? शनि मंगल के लोग हैं। और बाकी माफियाज हैं, स्मगलर्स हैं, राहु केतु के लोग हैं। सबसे पूरी दुनिया कौन चलाता है? यही चलाते हैं। तो पावर, लेकिन वो उनको फल रहा है। तो आपका फार्मा माफिया है, फिर आपका ड्रग माफिया है, ये सब लोग दे आर वेरी पावरफुल। एंड पॉलिटिशियंस, सो पॉलिटिशियंस आर डोमिनेटेड बाय राहु जी। हाँ, ऑल्दो दे आर सूर्य, बट दे कलयुग में राज करने के लिए बिना राहु के राज थोड़ी होता है। राहु भी चाहिए, बुध भी चाहिए सूर्य को, तभी राज कर पाएगा कलयुग में। मतलब बिजनेस भी चाहिए और गुंडों वाली भी चाहिए, पावर, मतलब आर्म की स्ट्रेंथ भी चाहिए। नहीं, अगर राजा को राज करना है तो उसको बिजनेसमैन, मतलब पैसा कौन देगा चुनाव लड़ने के लिए? बिजनेसमैन देगा। पावर को सस्टेन करने के लिए कौन चाहिए? माफिया चाहिए। माफिया चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, तभी सूर्य चमकेगा, नहीं तो राहु ग्रहण लगा देगा। और सूर्य को भी स्ट्रांग होना चाहिए, सूर्य को तो यस ऑब्वियसली सूर्य को तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट सूर्य के सिंहासन को कलयुग में इन दो लोगों ने पकड़ के रखा है स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर राज्य कब छिनता है? राज्य छिनता है जब राहु एजिटेशन कराता है। विरोध की जो लहर आती है वो कौन लाता है? एकदम से पूरी जनता पूरी अगेंस्ट हो जाती है उस व्यक्ति के, जिसको उसने राष्ट्रपति बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया जिस जनता ने, वो जनता उस व्यक्ति के पूरे अगेंस्ट हो जाती है, जिसको आप कहते हो कि एंटी इनकम्बेंसी लहर है। ये जो लहर पैदा करने वाला जो ग्रह है वो राहु है, क्योंकि अफवाह फैलाने वाला ग्रह राहु है। ये साल क्या लग रहा है आपको? ये साल तो ठीक है, अच्छा है, भारत के लिए तो उत्तम है। क्या तीसरी बार आएंगे मोदी जी? मैंने एक्चुअली चार्ट नहीं देखा क्योंकि मुझे कंफ्यूजन था उनकी बर्थ टाइम में, मुझे अभी मिला है बर्थ टाइम, मुझे देखना है। और बट भारत का चार्ट उत्तम है, तो मेरे हिसाब से तो ही विल रिपीट। भारत की शायद महादशा भी चेंज हो रही है इस साल या अगले साल। करेक्ट। तो भारत का चार्ट तो मुझे ठीक लग रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि, और मैं बहुत ही, आपने मुझे देखा होगा कभी पॉलिटिकल या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते आप? पॉलिटिकल भविष्यवाणी करने में विश्वास ही नहीं रखता मैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, जो लोग करते हैं वो ठीक है, उत्तम है। अब ये वाली भविष्यवाणी तो बहुत आसान है, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर कि भाई एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ कोई नहीं है, बेसिकली कोई नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग हैं। तो आप उनका चार्ट्स देख सकते हो कि अच्छा चलो इनका देख लिया, उनका देख लिया। बट जैसे नॉर्मली प्रोडक्ट आप करते हो, भविष्यवाणियां करते हो, तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं है ना कि भाई आपने ऐसे भविष्यवाणी कर दी कि भाई इस व्यक्ति को मंत्री पद मिलेगा। नाउ द प्रॉब्लम एज एन एस्ट्रोलॉजर विथ मी इज, मुझे पता ही नहीं उसके कंपटीशन में कौन कौन है। राइट। भाई 200 विधायक है, 200 विधायक में से मुझे एक्चुअली नहीं पता ना इसके कंपटीशन में कौन कौन है। तो वो विधायक तो आज ही बनाए, राइट, आज ही बनाए, मतलब उसको पंचमेश नवमेश दशमेश तो कुछ तो लगा ही है। हाँ, राइट। तो समय तो अच्छा, तब तो विधायक बना, उसके 3 दिन बाद मंत्री बनना है। तो एज ए ज्योतिषी आई एम इनटू ए रिस्क जोन, कि मैं उनको ये बोल सकता हूँ आपका समय बहुत अच्छा है, आपको पद मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है, बट दूसरे व्यक्ति का चार्ट अगर उससे ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर वो तो मेरे पास है नहीं। ज्योतिष प्रिडिक्शन करते हुए ऐसी कौन सी चीज है जो हमें प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए? डेथ। अच्छा। और माँ के सामने बच्चे की, छोटे बच्चे की 20 साल 15 साल बाद होने वाली बीमारियां, ओके, ये नहीं प्रेडिक्ट करना चाहिए उसको।
उसको उसका जीवन जीते रहना चाहिए। छोटे बच्चों का चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। और शायद जेंडर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। वो तो मैं नहीं करता, क्योंकि भारत में, क्योंकि बाहर तो साइंटिफिकली हो जाता है। हाँ वो उसका मिसयूज हो जाता है भारत में, इसलिए मैं नहीं करता। लास्ट सवाल कि एस्ट्रोलॉजी को वो वापस रिस्पेक्ट मिले या किसी भी ऑकल्ट साइंस को वापस रिस्पेक्ट मिले, स्पेशली हमारे देश में, और भारतीय जहाँ बाहर हैं खुल के बात कर सके, तो हमें क्या करनी चाहिए चीज़ें? आप जैसे लोग जब इस विद्या में आ रहे हैं तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल में ही हुआ है, राइट। जब मैं ज्योतिष करता था तो मेरे जैसे कितने लोग थे पढ़े लिखे जो करते थे, बहुत कम। बट अभी पिछले 10 साल में आप देख रहे हो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो देन यू आर प्राउड ऑफ दिस साइंस और नॉट? Yes, यू आर वेरी प्राउड। जब आप बोलते हो तो आप ठोक के बोलते हो ना मैं ज्योतिष करता हूँ, और जब सामने कोई बैठता है तो उसको जता भी देते हो कि देख भाई तेरा ऐसा ऐसा है, तो वो हाँ करके जाता है। अब आपके सामने जो जनता बैठ रही है ये सभी व्हाइट कॉलर है, राइट। तो ये जब आपसे मिलके जाएंगे और आप एक ऑथेंटिक व्यक्ति हो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पर काम भी करते हो तो आपको पता है आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, हाँ। तो ये 10 जगह जाकर बोलते हैं कि भाई ये विज्ञान सही है, रजत ने हमको बोला था कि तेरे साथ ये होगा तो वैसा हुआ, तो ये ऑलरेडी बढ़ रहा है। और भारत के बाहर रहने वाले लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। अब चिराग तले अंधेरा होता है तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी हैं और उनमें से काफ़ी सारे फर्जी हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। बट आई थिंक योगा का टाइम आ गया, आयुर्वेदा का आ गया, दिस इज द टाइम फॉर ज्योतिष। नेक्स्ट 10 years यू सी ज्योतिषी, क्योंकि अब एजुकेटेड पढ़े लिखे और लोगों के जीवन के तल पे जाकर बात करने वाले ज्योतिषी आ रहे हैं, और जिनका इंटेंट बोनाफाइड है। सो कोई कारण ही नहीं है कि ये फले फूलेगा नहीं, 100% फूलेगा। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना समय दिया और बहुत सारी चर्चा करी, और होपफुली हमारे सभी दर्शकों को ये पसंद आएगा। देखते हैं।